लाइव टेलीकास्ट में दर्शक रो पड़े। उन्होंने सोचा कि उनकी मां ने उनके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी मां के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस बारे में सोचते हुए वो खुद को दोषी ठहराने से और पछताने से रोक नहीं पाए। एक पल के लिए इस लाइव शो के अनगिनत दर्शक अपने फोन और कंप्यूटर के सामने आंसू पोंछ रहे थे। जैसे जैसे राहुल का गाना जारी रहा, लाइव टेलीकास्ट रूम में लोगों की संख्या अचानक धीरे धीरे बढ़ी। 8.3 मिलियन, 8.5 मिलियन, 9 मिलियन। ज्यादा से ज्यादा दर्शक राहुल के गाने में अपनी मां के उस तरह के प्यार को महसूस करते हैं जो बदले में कुछ नहीं मांगता है, लेकिन बस चुपचाप आपकी रक्षा करना और आपसे प्यार करना चाहता है। तभी वहां चुरू में मोहनलाल के घर में लिविंग रूम में मोहनलाल और राहुल की मां सुमित्रा एक साथ एक कॉफी टेबल पर टैबलेट की स्क्रीन को देख रहे थे। जब राहुल ने गाने का पहला अंतरा खत्म किया तो राहुल की मां की आंखें लाल हो चुकी थी। बहुत से लोग क्लासिकल राग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन राहुल की मां सुमित्रा इसे समझ सकती है। सुमित्रा के पिता मतलब राहुल के नाना का घर उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में है। जब वो बच्ची थी तब वो उज्जैन से अपने पापा के ट्रांसफर की वजह से उनके साथ पुणे चली गई थी। पुणे जाकर उन्होंने अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को अपने पिता के सामने जाहिर किया, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा था। इसी वजह से वो इसे बहुत अच्छे से समझती थी। वो ये देखकर हैरान थी कि राहुल भी इतना अच्छा क्लासिकल जानता है। राहुल को देखकर जो इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा था और स्क्रीन पर धीमी आवाज में गा रहा था, सुमित्रा के आंसू बह रहे थे। अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखे हुए उनके बगल में बैठे राहुल के पिता मोहनलाल की आंखों में भी आंसू थे। मोहन, अब बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुम राहुल को वापस क्यों नहीं बुलाते? सुमित्रा ने धीरे से सिसकते हुए और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा। पिछले 4 सालों में जब से वो घर छोड़कर गया है, उसे बाहर कितना कुछ सहना पड़ा होगा। मोहन चुप थे, वो कुछ नहीं बोले। वास्तव में वो अपने दिल में जानते थे कि वो गलत थे। उनकी हेल्प के बिना ही राहुल इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था, जो राहुल के टैलेंट को साबित करने के लिए काफी था। अगर वो राहुल का पूरी तरह से साथ देते तो शायद उसे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। ये देखकर कि मोहनलाल ने कुछ कहा नहीं, सुमित्रा थोड़ी उदास हो गई। मोहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी भी इतने जिद्दी क्यों हो? अपने बेटे के साथ 4 साल लंबी लड़ाई काफी नहीं है? ठीक है, ठीक है। मोहनलाल ने अपने हाथों को लहराया। अगर तुम इसे इतना प्यार करती हो तो आने दो उसे, पर उससे भी पूछ लेना कि वो आना चाहता है या नहीं। सुमित्रा एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसने खुशी से कहा, आपका मतलब है कि उसे वापस बुला लेना चाहिए? मोहनलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर उनका जवाब लिखा हुआ था। ये तो सभी जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अलग तरह से अपने प्यार का इजहार करते हैं। एक पिता का प्यार जाहिर करने का तरीका बहुत अलग होता है, थोड़ा गंभीर, जबकि माँ का प्यार बाहर से ही दिखता है। वहीं गाना गाते गाते राहुल का अब अपने इमोशंस पर काबू नहीं रहा। वो बस गाना खत्म करना चाहता था और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था, जो वो इस वक्त अपने दिल में महसूस कर रहा था। राहुल का दिल भर चुका था, अब वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फिर राहुल ने एक सांस में फाइनल लाइंस गाकर अपना गाना खत्म कर दिया। उसके दिल में दबे बरसों के पछतावे के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गाने की लास्ट लाइन खत्म होते होते अचानक से राहुल के हाथ से गिटार जमीन पर गिर गया। एक डरे हुए बच्चे की तरह राहुल ने अपना सर ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। जब इंसान अपने प्यार की गहराई में डूबता है तो उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं होती है। क्या कंपटीशन, क्या दर्शक, क्या हार, क्या जीत, राहुल सब कुछ भूल बैठा था। वो बस रोकर उस फीलिंग के बोझ को हल्का करना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो बरसों से घुट रहा था। अपने पापा को रोते देख सोना भी राहुल की गोद में बैठ गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। छोटी सी सोना के लिए ये सब बहुत सैड था। इस टाइम लाइव टेलीकास्ट रूम में सभी दर्शक पागल हो गए। कमेंट्स तूफान की तरह बरस पड़े। ओह माय गॉड, एक इतना बड़ा आदमी बच्चे की तरह रो रहा है, ये कितना क्यूट है। राहुल, अपने आप को संभालो, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। और सोना, प्लीज रोना बंद करो, आप एक स्ट्रांग बच्ची हो और स्ट्रांग बच्चे इस तरह से रोते नहीं हैं। सभी दर्शक जो इस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो सभी खुद भी बहुत कमजोर हो गए थे। राहुल के गाने ने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। खासकर जब उन्होंने राहुल और सोना को दुख में एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा तो लगभग सभी दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे। ये बहुत सेंसिटिव माहौल था। बहुत से लोगों ने तो अपना फोन निकालकर अपने जानने वालों को कॉल करना शुरू किया और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। लाइव टेलीकास्ट रूम में मिनाली, गुलशन और रजत की भी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मिनाली बाथरूम के बहाने से बाहर चली गई
और फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि रमन प्रसन्ना की आंखें भी लाल थीं, लेकिन उनमें एक हल्की सी मुस्कान भी थी। मिनाली ने वापस आकर अपना चेहरा टिश्यू से पोंछा और बाकियों से कहा, मैं तो हैरान हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतना अच्छा क्लासिकल गाता है। तभी गुलशन ने एक सिगरेट जलाई और धीमी आवाज में कहा, रमन जी को देखो, वो कितने खुश हैं। और देखो, हम सब ये समझ रहे थे कि रमन सर बहुत ज्यादा कड़क होंगे। रजत कपूर ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर रमन जी ने भी हंसते हुए कहा, वैसे अभी इस कंपटीशन के तीसरे दौर में कोई भी जीत सकता है। राहुल के लिए ये तीसरा दौर जीतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये हो तो सकता है, रजत कपूर ने फिर आगे कहा, पर राहुल जैसे परफॉर्म कर रहा है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। हर कोई राहुल के बनाए माहौल में डूबा हुआ था, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। वो सारंग हो या किरण कुमार, दोनों ही उदास थे। राहुल ने गाने को पूरे इमोशंस के साथ गाया था। इंडस्ट्री के कुछ टॉप म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स में से एक किरण कुमार का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जानता था कि वो पहले ही हार चुका है, चाहे वो गीत लिखना हो या गीत गाना। वो पूरी तरह से असफल था और वो बिल्कुल भी राहुल के लेवल का नहीं था। और वहीं सारंग का क्या, उसने तो अभी से राहुल के गानों पर कमेंट करना बंद कर दिया था। वो राहुल के गानों पर कमेंट करके लोगों की और गाली खाना नहीं चाहता था। उसके चेहरे पर भी उदासी साफ साफ दिख रही थी। राहुल का क्लासिकल गाना सुनकर दोनों ही हार मान चुके थे। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि राहुल इतना अच्छा क्लासिकल गा देगा। एक सुर में भी गलती नहीं। उदासी के साथ साथ सारंग को राहुल से जेलसी होने लगी थी। जिन दर्शकों ने अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर लाइव टेलीकास्ट देखा, वो सभी फूट फूट कर रोने लगे। पलाश और बाकी लोग जिन्होंने राहुल के लिविंग रूम से ये सब देखा था, वो और भी ज्यादा उदास हो गए थे। चाहे वो रवि हो या सचिन, वो सभी इस समय रो रहे थे। खासकर नेहा। रोनी फिर भी शांत था, वो बस नेहा को संभालने में लगा हुआ था। तभी अचानक लाल आंखों वाले पलाश ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और फिर बाकी सबने भी जोर से ताली बजाई। राहुल जो रो रहा था, तालियों की आवाज सुनकर हैरान हुआ। जब उसने पलाश और बाकी दोस्तों को ताली बजाते हुए देखा तो वो एक पल के लिए अवाक रह गया और फिर उसने कहा, पलाश, ये सब क्या? राहुल ने अभी तक कुल मिलाकर 3 गाने बनाए हैं। हालांकि पिता पर लिखे दूसरे गाने ने भी पलाश के दिल को छुआ था, लेकिन वो इस तीसरे गाने जैसा नहीं था। रवि ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई राहुल, तुमने ये गाना वास्तव में बहुत अच्छा गाया है। न केवल गीत अच्छे हैं, बल्कि राग भी बहुत अच्छा है। और तो और, गाने में डाले गए इमोशंस भी लोगों को पागल कर सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था, भले ही तुम्हारा गाना ऑनलाइन रिलीज हो, पर यह सबसे अच्छे गानों में से एक होगा। राहुल, कल कंपनी में जाने के बाद तुम्हें इन सभी गानों को हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करना होगा। मैं श्योर हूं कि तुम्हारे ये गाने जरूर साल के सबसे शानदार गाने होंगे, जो कि ढेर सारे अवार्ड्स भी जीतेंगे। इतना कहकर पलाश ने राहुल को गर्व से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथ इतना बड़ा टैलेंट लगा है, जो कि उसकी कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा देगा। हालांकि ललित और राहुल के बाकी दोस्त ये कभी नहीं बोलते थे, पर उनके चेहरे पर हमेशा राहुल को लेकर एक प्राउड फीलिंग रहती थी। राहुल के माता पिता, जो राहुल से बहुत दूर रहते थे, वो भी लाइव टेलीकास्ट रूम में बैठे सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे। वो पूरे समय लाइव रूम में बने हुए थे और अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे। बिना किसी की मदद के राहुल का इतनी ऊंचाई पर पहुंचना और पॉपुलर होना उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। राहुल के माता पिता की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। अपने बेटे की तरक्की देखकर मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए थे। दर्शकों के कमेंट्स फिर से बढ़ने लगे। राहुल ने हिम्मत की और धीरे धीरे उठा। हालांकि अभी भी उसके चेहरे पर दुख और मायूसी थी। उसने कहा, थैंक यू दोस्तों। फिर सोना को उठाकर राहुल ने उसके माथे को चूमा और कहा, आज से पहले मेरी बच्ची कभी इतना नहीं रोई। उसको इस हद तक हर्ट करने वाला ये सारंग ही है। राहुल को अब सारंग की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कंपटीशन का विनर कौन है, ये तो सब जान ही चुके थे। सारंग की कोई भी चाल अब राहुल को हरा नहीं सकती है, क्योंकि आज से राहुल पूरी तरह से बदल गया है। वो अब खुद से नजरें मिला सकता है। सालों से जो उसके दिल में दर्द था, वो आज खत्म हो गया है। अपने माता पिता से रिश्ते सही होने की खुशी उसके लिए कंपटीशन जीतने से भी ज्यादा बड़ी थी। राहुल के कमेंट से सभी दर्शकों में हलचल हो गई। लाइव टेलीकास्ट में दर्शकों ने पूरी ईमानदारी के साथ राहुल के दुख को समझा और उसका साथ दिया। कई दर्शकों ने सारंग के लिए गुस्से भरे कमेंट्स किए। बड़ों की बात तो छोड़ो, तुमने इतनी प्यारी मासूम बच्ची का भी दिल दुखाया है। तुम कितने घटिया आदमी हो। आदमी बहुत कम सिचुएशन में ही रोते हैं। अपनी दुख की चरम सीमा तक पहुंचने की वजह से राहुल अपने आंसू के बांध को रोक नहीं पाया। राहुल, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो।
तुम्हारा दिल कितना बड़ा है कि तुमने बुराई का बदला अच्छाई से लिया। सारंग, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम राहुल से बेहतर नहीं हो सकते हो। दर्शक बहुत इमोशनल हो गए थे। राहुल के गाने को सबने दिल से पसंद किया था। राहुल ने सच्चाई, ईमानदारी और टैलेंट से सबका दिल जीत लिया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा साथ देने के लिए। राहुल ने झुककर सबको शुक्रिया कहा। लाइव टेलीकास्ट रूम फिर से शांत हो गया। राहुल ने मुस्कुराते हुए सारंग से कहा, मेरा गाना पूरा हो गया, अब आप क्या कहना चाहेंगे? सारंग ने राहुल को अजीब तरीके से देखा और जवाब दिया, अब इस पर मैं क्या कहूं? चलो, तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। सच कहूं तो तुम्हारे गाने में कोई गलती नहीं थी, लेकिन राहुल जानता था कि सारंग उससे कुछ छुपा रहा है। राहुल मन ही मन सोच रहा था, वो इतनी आसानी से मेरी तारीफ नहीं कर सकता है, अब ये क्या चाल चल रहा है। तभी सारंग ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन मेरी राय में एक गीत जो वास्तव में लोगों के दिल को छू सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा गीत हो। सारंग ने राहुल की हंसी उड़ाई और कहा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा गीत इतना अच्छा है कि मुझे संतुष्ट कर सके। अपना रोना सुनाकर तुम दर्शकों को बेवकूफ बना सकते हो, पर तुम्हारे गाने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। जैसे ही सारंग ने बोलना खत्म किया, सभी दर्शक गुस्सा हो गए और हर कमेंट में उसे बुरा भला कहने लगे। यहां तक कि कुछ ने तो गालियां भी देनी शुरू कर दी थी। भाड़ में जाओ सारंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस बार निश्चित रूप से हार जाओगे और अब तुम जानबूझकर चाल चल रहे हो? कितना घटिया आदमी है ये सारंग। मैंने इतने सालों तक किसी को कुछ बुरा नहीं बोला, पर आज मैं वास्तव में तुम्हें मारना चाहता हूं। क्या तुम सच में बेशर्म हो? तुम अपना मुंह खोलते हो और बकवास करते हो। क्या तुम सच में राहुल के गाने को नापसंद कर रहे हो? सारंग के कई मिलियन फैंस थे, लेकिन आज रात उसके परफॉर्मेंस और बिहेव के कारण फैंस में सारंग के लिए अविश्वास पैदा हो गया। सारंग सच में एक घटिया इंसान है। सारंग का गुस्सा अचानक से बहुत बढ़ गया और वो बोला, सब चुप रहो, अब तीसरे प्रश्न की बारी है। क्या होगा सारंग और राहुल के कंपटीशन का अंजाम? और क्या होगा सारंग का तीसरा सवाल? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सारंग, क्या तुम कुछ भूल गए? रमन ने कहा, आज के कंपटीशन को 3 राउंड में डिवाइड किया गया है। तीसरे राउंड में आप दोनों को एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर देना है। सारंग, आपने राहुल से सवाल कर लिया है, लेकिन अभी तक राहुल ने आपसे कोई सवाल नहीं किया है। क्या आप उसके सवाल के लिए तैयार हैं? मिनाली ने अपनी नाक पर लगे सोने के फ्रेम वाले चश्मे को धकेला और आगे कहा, मिस्टर राहुल, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। सारंग का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, मानो वो बुरी तरह से फंस गया हो। सारे दर्शक उसे ऐसे देख खुश हो रहे थे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, ये फंस गया सारंग, इसका तो पत्ता कट हो गया। राहुल का सवाल इसके होश उड़ा देगा। अरे तुम सब शांति रखो, राहुल को सवाल पूछने तो दो। राहुल ने सारंग की ओर बिना देखे ही कहा, चलो, मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाता हूं। तुम खुद अपने लिए एक सवाल बना सकते हो और एक गाना गा सकते हो जो तुम चाहो, और तुमको मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने रमन सर और दर्शकों को खुश कर दिया तो मेरी तरफ से तुम जीते। ये सुनकर सारंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना सिर घुमाया और किरण कुमार की तरफ देखा जो उसके पास बैठा था। हार मान लो। किरण कुमार के पास और कोई शब्द नहीं थे सिवाय इन 3 शब्दों के, हार मान लूं। सारंग का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। किरण, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तीसरे राउंड में आकर खुद से हार मान लूं? मुझे मेरे सारे अकाउंट्स बंद करने पड़ जाएंगे, और तो और सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ेगी। हाँ, पर यह शर्त तो तुम नहीं मानी थी ना, है कि नहीं? किरण कुमार खड़ा हुआ और ठंडे चेहरे के साथ बोला, वैसे भी मैं अब ये नहीं कर सकता, इसीलिए खुद की बेइज्जती कराने से अच्छा है कि दूसरे राउंड की तरह हार मान ली जाए। इतना कहकर किरण कुमार वहां से जाने लगा। किरण कुमार को दरवाजे की तरफ जाते देख सारंग जोर से चिल्लाया, अरे तुम कहां जा रहे हो? अच्छा रुको और मेरी बात सुनो। सारंग की हालत खराब हो चुकी थी। तुमने जितना पैसा मुझे दिया है ना, वो मैं तुम्हें वापस करता हूं, तुम प्लीज रुको और ये कंपटीशन लड़ो। राहुल ने किरण को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था और उसमें अब राहुल के साथ कंपीट करने की हिम्मत भी नहीं थी। सारंग ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा किरण, जो कर सकते हो कर लो। किरण कुमार ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि जब वो कल पुणे लौटेगा तो वो अपना इस्तीफा सीधे पलाश को सौंप देगा। उसके पास अब कंपनी में रहने के लिए कोई कारण बचा नहीं है। दर्शकों की आंखें तेज थीं। उन्होंने किरण कुमार को सारंग के पीछे से निकलते हुए स्क्रीन पर देख लिया।
क्या हुआ सारंग, अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो जल्दी से हार मान लो, इतना बड़बोला मत बनो। अरे, क्या तुमने अभी अभी देखा कि सारंग के पीछे से कोई गुजरा है? दर्शकों के कमेंट्स का सामना करते हुए सारंग ने अब अपने अंदर के गुस्से और ईर्ष्या को नहीं छुपाया और वो गुस्से से बोला, चुप रहो। तो क्या हुआ अगर मैं खुद गाना नहीं बना सकता? और राहुल वो क्यों जीतेगा? और मैं अपने सभी अकाउंट्स को क्यों हटाऊं? मुझे उस नाकारा से माफी क्यों मांगनी चाहिए? सारंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसने अचानक गुस्से में आगे कहा, क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि राहुल के काम पर बुरे कमेंट्स करने के लिए मुझे किसने पैसे दिए? सारंग। जैसे ही सारंग किरण कुमार का नाम लेने वाला था, पलाश ने अचानक ऑनलाइन आकर उसे रोक दिया। चलो अब एक समझदार इंसान की तरह बिहेव करो ताकि तुम लोगों से बात करने लायक बनो। पलाश समझ गया था कि जो इंसान अभी अभी सारंग के पीछे से निकला है वो किरण कुमार था। हालांकि वो अब इस किरण कुमार से बहुत नफरत करता था, लेकिन सच बात तो ये है कि वो अभी भी न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर ने न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के ही सबसे फेमस आर्टिस्ट राहुल को बदनाम करने के लिए नंबर 1 ऑनलाइन ट्रोलर सारंग को पैसे दिए। अगर ये खबर इंटरनेट पर फैल गई तो पूरा इंटरनेट उबल पड़ेगा। न केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किरण कुमार को बदनाम किया जाएगा, साथ ही साथ न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी भी नाम उछलने की वजह से तकलीफ में पड़ जाएगी, जिसकी वजह से न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के शेयर भी गिर जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो? पलाश को अचानक लाइव आते देख सारंग की आंखें चमक उठी और उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, ये सही है, मुझे अपनी कंपनी को बदनाम करने से रोक लो। सारंग, बेहतर होगा कि तुम जो भी कहो सोच समझ कर कहना, पलाश ने उसे धमकी देते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि सारंग कुछ भी कर सकता है। सारंग ने जोर से अपना मुंह खोला। मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? 50 लाख लाओ, 50 लाख, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो? पलाश ने कहा। हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हो। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के डायरेक्टर साहब, आपको अपनी कंपनी में काम करने वालों की कोई परवाह नहीं है। तुम तो सच में एक सख्त डायरेक्टर हो। इतना कहकर सारंग थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, दर्शकों को और भी मजा आना चाहिए। जिस इंसान ने मुझे राहुल को बदनाम करने के लिए पैसा दिया है वो न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का ही म्यूजिक डायरेक्टर है और उसका नाम है किरण कुमार। व्हाट नॉनसेंस! पलाश ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वहीं राहुल के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। राहुल तो इस बात को सुनकर हैरान था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि किरण कुमार ने उसे बदनाम करने के लिए किसी को पैसे दिए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राहुल कितना अच्छा इंसान है, पर वो अभी इसे जाने नहीं दे सकता था, है ना? वहीं सारंग की बात सुनकर मिस्टर रमन ने गंभीरता से कहा, चूंकि ये लाइव है और ये बात सारंग ने सबके सामने कही है तो हमें सबूत के बारे में बात करने की जरूरत है। मिस्टर सारंग, अगर इस मामले के लिए कोई सबूत नहीं है तो आप बकवास ना करें। किरण कुमार और रमन प्रसन्ना एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि किरण कुमार जब म्यूजिक स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब मिस्टर रमन उस स्कूल में एक विजिटिंग प्रोफेसर थे। रमन जी किरण कुमार के टैलेंट से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। मिस्टर रमन, आप लोगों और चेहरों को जानते हैं लेकिन उनके मन को नहीं जानते। सारंग ने आसमान की तरफ देखा और हंसा और उसने सीधे 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए और आगे कहा, ये 2 स्क्रीनशॉट हैं। एक तो पैसे ट्रांसफर की तस्वीर जो किरण कुमार ने मुझे दिए थे और दूसरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है, आपको पता ही है कि ये कौन है ना? 2 तस्वीरें हैं, एक पेमेंट ऐप की जिसमें किरण कुमार ने सारंग को 1.5 लाख रुपए दिए हैं और दूसरी किरण कुमार और सारंग की एक तस्वीर है जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। ये एक ठोस सबूत है। भले ही पलाश इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर सकता है। इन 2 स्क्रीनशॉट को देखकर राहुल के सभी फैंस आग बबूला हो गए। ये तो सच में किरण कुमार निकला। मिस्टर पलाश, आप चिंता मत करो, इन सबसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से कमेंट्स पोस्ट कर दिए और फिर कमेंट करने के लिए किरण कुमार के वीबो अकाउंट पर दौड़ पड़े। लेकिन जब उन्होंने उसकी प्रोफाइल पर कमेंट करना चाहा तो देखा कि किरण कुमार ने वीबो पर कमेंट्स को बंद कर दिया है और कोई भी उसकी प्रोफाइल पर कमेंट नहीं कर सकता है। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, ऐसा लगता है कि वो बचने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कोई गालियां ना दे सके। कमेंट्स पोस्ट करने में तकलीफ होने की वजह से गुस्साए लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ये सब कुछ इतनी आगे बढ़ा, किरण कुमार का पूरा किस्सा ट्रेंडिंग हो गया और इसके हैशटैग्स निकल पड़े। स्क्रीन पर कमेंट्स की बहार को देखते हुए पलाश के मन में खलबली मचने लगी। आखिर में उसने एक लंबी सांस ली और कहा, प्लीज आप लोग चिंता ना करें। दर्शकों, मैं आज की घटना की पूरी कहानी की जांच करूंगा। अगर किरण कुमार ने वास्तव में ऐसा किया है तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा।
राहुल ने भी कहा, मैं भी इस मामले की जांच में हिस्सा लूंगा। और वैसे भी दोस्तों, हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें सारंग की तीसरे राउंड की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। उसकी इन सब बातों से अपना ध्यान भटकाना नहीं है। और सारंग, तुम तीसरा राउंड हार गए, और अगर तुम में जरा भी ईमानदारी है तो अभी अपनी हार को एक्सेप्ट करो। फिर भले ही तुम माफी मत मांगो, लेकिन तुमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर से सभी अकाउंट्स को हटाना होगा। मैं नहीं हारा। अरे राहुल, तुमने मुझे तीसरे राउंड में नहीं हराया है, मैं इसे हार कैसे मान सकता हूँ? सारंग एक बार को जैसे पागल हो गया। राहुल के तीसरे गाने की परफॉर्मेंस के बाद सारंग का दिल टूट गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर से अपने सभी अकाउंट डिलीट करने के बाद उसे किस तरह की जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैंने मेरे फॉलोअर्स बनाने के लिए इतने सालों से इतनी मेहनत की है, किस लिए की है? इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर तो इतनी मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ है, और तुम हो कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से सभी अकाउंट्स को हटाने के लिए कह रहे हो। क्या ये कोई छोटी मोटी बात है? पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबे सारंग ने सभी दर्शकों को खामोश कर दिया। तभी अचानक रमन सर बोले, सारंग, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ, तुम कैसे थे, लेकिन अब कैसे हो गए हो? इसका क्या कारण है? कभी तुम समाज पर बड़े ही अच्छे और सच्चे कमेंट्स किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? दरअसल हर ट्रोलर की शुरुआत शायद ऐसे ही होती हो। पहले सारंग एक बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े ही साहित्यिक अंदाज में समाज की काली करतूतों पर अपने लंबे लंबे आर्टिकल लिखा करता था, समाज में हो रहे गलत मुद्दों को उठाता था। लेकिन धीरे धीरे ये बदलता गया, और आज ये यहाँ तक पहुंच गया है कि वो पैसे लेकर लोगों पर गलत बातें करने लगा है। मिस्टर रमन उसे जानते थे, क्योंकि जब उसने शुरुआत की थी तो उसे बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े लोग फॉलो करते थे और उसके लिखे लेख पढ़ते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका स्तर गिरता गया और अच्छे लोगों ने उसे फॉलो करना बंद कर दिया। आज इसके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, लेकिन वो वही सब हैं जो या तो किसी पर किए गए भद्दे मजाक पर हंसते हैं या किसी पर किए गए गाली भरे कमेंट्स को पसंद करते हैं। वहां लाइव में मौजूद सभी लोग रमन जी की बात सुन रहे थे। सारंग, मुझे तो आज भी हैरानी होती है कि एक ऐसा आदमी जो ऐसे मुद्दों पर कमेंट्स करता था जिनसे समाज में सुधार हो, वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया है कि वो उसी समाज में गंदगी फैलाने लगा है। रमन सर की ये बातें सुनकर सारंग पर भी हल्का सा असर हुआ है। वो भी अपनी गर्दन नीचे करके बैठ गया है। मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं देना चाहता सारंग, पर मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि खरगोश किस कारण से लकड़बग्गा बन जाता है। आखिरकार क्या कारण थे जिनकी वजह से सारंग ऐसा हो गया है? क्या सारंग ने हार मान ली है? क्या रमन जी सारंग से सच उगलवा पाएंगे? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? ये जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पिछले कई सालों में तुमने मेरे कई स्टूडेंट्स और दोस्तों को बदनाम किया है। मैं पुरानी बातों की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ कहा है क्या वो सब सच है? रमन ने एक साथ अपनी बात कह दी और सारंग को बोलने का मौका नहीं दिया। सारंग, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मीडिया किस तरह काम करता है। कितने लाखों दर्शकों ने तुम्हें नापसंद किया है। इससे तुम्हारी मीडिया में क्या छवि बनी है? खुद की इमेज को बिगाड़ने से अच्छा है कि अब खुद को बेहतर बनाओ। हालांकि रमन सारंग को एक सही राय दे रहे थे, पर उनकी बात सारंग के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मेरी सालों की मेहनत। गुस्से और नफरत से भरा सारंग अचानक से बोलते बोलते रुक गया। उसका चेहरा धीरे धीरे दुखी दिखने लगा और उसकी आंखों में शर्म दिखने लगी। मन ही मन उसे याद आने लगा कि उसने पिछले 4 सालों में क्या किया है। सोचते सोचते सारंग अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि अब किसी को भी सारंग की परवाह नहीं है। अब दर्शकों को सारंग की किसी बात पर भी कोई यकीन नहीं था। एक बार फिर लाइव टेलीकास्ट रूम में स्क्रीन पर दिखने वाले कमेंट्स पर सभी दर्शकों का ध्यान चला गया। रमन की बातें सुनने के बाद लाइव टेलीकास्ट रूम में दर्शकों ने रमन का साथ दिया और जमकर कमेंट्स किए। बेशक सारे कमेंट राहुल और सिर्फ राहुल की जीत का जश्न मनाने के लिए किए जा रहे थे, लेकिन अभी भी कई दर्शक सारंग को कोस रहे थे और लाइव टेलीकास्ट रूम में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग हो गए थे। दर्शकों को लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन पांडा म्यूजिक के लाइव स्ट्रीमिंग चैनल के बैक स्टेज की हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि उन्होंने राहुल के लाइव टेलीकास्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। राहुल को कम आंकने की वजह से उन्होंने केवल 8 सर्वर तैयार किए थे। एक सर्वर एक बार में सिर्फ 1 मिलियन लोगों को जोड़कर रख सकता है। आखिरकार हमारे देश में अभी उतनी उन्नति नहीं हुई है कि हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांस सर्वर हों। विदेशी लाइव ब्रॉडकास्ट बैकग्राउंड का एक सर्वर कम से कम 3 मिलियन ट्रैफिक को संभाल सकता है। अगर पहले ही तैयारी कर ली जाती तो सर्वर पर पड़ने वाले लोड को संभाला जा सकता था।
लाइव स्ट्रीमिंग चैनल के बैक स्टेज कर्मचारियों की हालत बहुत खराब थी, पर इस लाइव सेशन से होने वाले फायदे के लिए सभी खुशी से पागल हो रहे थे। इस लाइव टेलीकास्ट में पिछले 2 घंटों में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग जुड़ गए थे। डाटा संभालने वाले स्टाफ के हिसाब से ये अभी तक का सबसे हैवी ट्रैफिक वाला लाइव टेलीकास्ट है, जो सबकी उम्मीद से परे है। सबसे मुश्किल बात यह है कि लाखों दर्शकों को एक साथ संभालना मुश्किल हो गया था। राहुल और मिनाली ने पहले ही समझौते पर बातचीत की थी, तो उसके हिसाब से राहुल भी इस लाइव टेलीकास्ट की कमाई का हिस्सेदार है। कल जब मिनाली और राहुल ने समझौता किया, तब भी मिनाली को इतनी उम्मीद नहीं थी। वो चाहती जरूर थी कि राहुल पांडा म्यूजिक से ही लाइव करे, ताकि उसके फॉलोअर्स पांडा म्यूजिक पर लॉगिन करें, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो मिलियंस में होंगे। 20 लाख लोग एक ही समय पर ऑनलाइन आ जाएं, मिनाली के लिए ये एक सपने जैसा था। हालांकि जैसे जैसे राहुल वर्सेस सारंग लाइव फेमस होने लगा था, मिनाली को लगने लगा था कि उससे गलती हो गई है। बेशक वो दुखी नहीं थे। आखिरकार अगर लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए 2 मिलियन से ज्यादा लोग आ जाएं, तो ये पांडा म्यूजिक की पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए 2 मिलियन लोगों के हिसाब से ही सर्वर की तैयारी की गई थी। लेकिन अब ये संख्या 5 गुना बढ़ गई और 10 मिलियन हो गई थी। अगर आप पांडा म्यूजिक के किसी भी लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में अपना कमेंट पोस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पांडा म्यूजिक का एक मेंबर बनना होगा। लेकिन लोगों के इन भयानक आंकड़ों को देखते हुए ये लाइव स्ट्रीमिंग पांडा म्यूजिक के लिए बहुत परेशानी ला सकता है। पांडा म्यूजिक अचानक से आसमान पर पहुंच गया है। पता नहीं कि टीवीलॉजी के डायरेक्टर मोहन भार्गव ने आज का लाइव स्ट्रीमिंग देखा है या नहीं, लेकिन अगर वो पांडा म्यूजिक की इस तरह की सक्सेस को देखते हैं, तो उन्हें अपने आप पर निश्चित रूप से पछतावा होगा। वास्तव में मिनाली ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राहुल पांडा म्यूजिक को एक ही रात में इतना बड़ा बना देगा। वो तो उसने समझदारी दिखाई और राहुल की दी हुई डील को ना नहीं कहा। अगर वो मना कर देती, तो शायद उसे इतने लोगों को मेंबर बनाने में सालों लग जाते। बेशक मिनाली भी चिंताओं से भरी थी। आखिरकार राहुल के साथ सौदेबाजी करने के लिए मोहन भार्गव बोली बढ़ा सकते हैं और राहुल को टीवीलॉजी में वापस बुला सकते हैं, क्योंकि इस तरह की फैन फॉलोइंग बिल्कुल ही टॉप सिंगर्स के बराबर है। मोहन भार्गव अब शायद उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर मिनाली को पता होता कि राहुल ने पहले मोहन भार्गव और टीवीलॉजी से ही इस लाइव की बात की थी, लेकिन मोहन भार्गव ने इसे करने से इनकार कर दिया था, तो शायद वो ऐसा नहीं सोचती। इस सब के बीच राहुल बहुत खुश था। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि आखिर मुझ जैसे इंसान को इतने सारे अच्छे दोस्तों का साथ कैसे मिल सकता है। आज का दिन याद रखने लायक है, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे इतनी संख्या में आकर सिर्फ 2 घंटे में ही करोड़पति बना दिया है। सभी दर्शक भी ये सुनकर हंस पड़े। यू आर वेलकम, वी लव यू माय डियर राहुल। आप फ्यूचर में चाहे कुछ भी करो, मैं हमेशा आपका फैन रहूंगा। ही इज सो क्यूट। मैं 2 घंटे में करोड़पति बन गया, इतनी जल्दी। फैंस की राय में ऐसी बातें करने वाला स्टार लोगों के करीब होता है और उन्हें दूरी का कोई एहसास नहीं होता है। राहुल ने टाइम देखा तो लगभग 11 बजे थे। अगर ये अभी और चला तो सोना कल सुबह जल्दी उठ नहीं पाएगी, ये सोचकर राहुल ने कहा। तो दोस्तों, आज इस राहुल वर्सेस सारंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। तो चलिए अब हम इस लाइव को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पापा, क्या आप इसे खत्म कर रहे हो? इस समय राहुल के बगल में बैठी सोना ने अचानक अपनी आंखें मली और कहा, पापा, क्या आपने सोना के साथ गाने का वादा नहीं किया था? ओह, राहुल को याद आया कि लाइव टेलीकास्ट से पहले उसने सोना से वादा किया था कि वो कंपटीशन के आखिर में उसके साथ एक गाना गाएगा और उसे अब ये करना होगा, क्योंकि उसने सोना से वादा किया था। सोना के सिर को छूते हुए राहुल ने पूछा, तो चलो बताओ, आप कौन सा गाना गाओगे? हाँ, सोना ने सिर हिलाया, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाया और कहा, 2 दिन पहले जो आपने मुझे सिखाया था वो गाते हैं, वो राजकुमार वाला। ठीक है। इतना कहकर राहुल ने सिर हिलाया, वो घूमा और स्क्रीन पर मौजूद लोगों से कहा, मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ और मिनटों के लिए रोकना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे सोना ने कहा है कि वो आप दोस्तों के लिए एक गाना गाना चाहती है। वैसे तो कंपटीशन खत्म हो गया था, लेकिन ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अब राहुल के साथ साथ लोगों को सोना का गाना भी सुनने को मिलेगा। सभी दर्शक एक्साइटेड हो गए, यहाँ तक कि रमन जी और मिनाली भी खुश थे। ठीक है, तो आप सब बस 1 मिनट रुकें, मैं म्यूजिक बजाने जा रहा हूँ। लगभग 2 मिनट बाद गाना शुरू हुआ। जब म्यूजिक शुरू हुआ तो वहाँ पियानो की आवाजें सुनाई दी। सोना अब पियानो बजाने के लिए बैठ चुके थे। ये दोनों मिलकर सपनों का राजकुमार नामक एक गाना गाते हैं, जो कि एक तरह के सिंड्रेला की कहानी पर बेस्ड है। ये गाना राहुल ने सोना को परसों ही सिखाया है, और वो भी रात में उसे सुलाते समय। इसकी लय तेज है और बोल परियों की कहानियों की तरह है।
जब दर्शकों ने राहुल और सोना बाप और बेटी को साथ गाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये पहली बार था जब राहुल ने जानबूझकर नीचे स्वर में गाया था। ये कर्कश आवाज नहीं थी, बल्कि कोमल आवाज थी, जैसे कि वो किसी बच्चे को फुसला रहा हो। और केवल गाने का तरीका ही नहीं, बल्कि इसका म्यूजिक भी बहुत दिलचस्प है। इन दोनों ने गाना ही नहीं गाया, पर साथ ही एक बहुत अच्छा डांस भी किया। दोनों सिंड्रेला की कहानी के किरदारों की तरह बनकर डांस कर रहे थे। वाह, क्या डांस कर रहे हैं दोनों। म्यूजिक और गीत एकदम सरल और टच करने वाला है, और मेरी बेटी भी इनके साथ ही गाना गुनगुना रही है। अरे मेरा बेटा तो उछल पड़ा इस गाने पर डांस करने के लिए। राहुल ने किसी भी चीज की परवाह किए बिना खुलकर सोना के साथ डांस किया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे याद भी नहीं कि वो लाइव स्ट्रीमिंग पर है। वो सोना के साथ गाना गाने और डांस करने में इतना डूब गया है कि उसे किसी चीज का होश नहीं। सोना ने तो पियानो बजाना छोड़कर डांस का बीड़ा उठा लिया है। सोना ऐसे लहराते हुए डांस कर रही है जैसे कि वो सालों बाद कर रही हो। गाने की वजह से लाइव स्ट्रीम पर देख रहा हर बच्चा नाचने लगता है। ये गाना बच्चों के लिए ही है, परी कथाओं वाला। गाना खत्म होते ही राहुल ने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से एक गुलाब का फूल उठाया और बड़े बचकाने और शरारती अंदाज में सोना के सामने रख दिया। सोना की आंखों में चमक आ गई। उसने गुलाब के फूल को तुरंत हाथ में उठाया, पहले उसे सूंघा और फिर उसे राहुल के बालों में लगा दिया। पापा, आप कितने क्यूट लग रहे हो बालों में फूल के साथ। इतना कहकर सोना ताली बजाते हुए हंस पड़ी। दर्शक और भी खुशी से हंस पड़े और साथ ही वो इस गाने के बोल को लेकर एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। राहुल ने फूल को अपने बालों में से नहीं हटाया, उल्टा उसने अपनी आवाज बदली और सोना को लड़की की आवाज में सताने लगा। हाय राम, ये क्या बना दिया तुमने मुझे। राहुल की आवाज सुनकर सोना पहले तो हैरान हुई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। देखो तो, इस लड़की ने अपने पापा को मम्मी बना दिया है और अब ये जोर जोर से हंस रही है। सोना राहुल की बात सुनकर और जोर से हंसने लगती है। बदमाश लड़की, इधर आओ इधर आओ। इतना कहकर राहुल उसे पकड़ने के लिए उसके पास गया। वो समझ गई थी कि राहुल उसके साथ खेलना चाह रहा है। वो भी वहां से भागने लगी। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर देखा जा रहा था। सभी दर्शक उन्हें ऐसे खेलते हुए देखकर खुश हो रहे थे। इस पूरे लाइव स्ट्रीम में राहुल एक दफे फंसते फंसते बचा है, क्योंकि जब राहुल मिली से कॉल पर बात कर रहा था तब किसी ने इस लाइव पर मिली के नाम का कमेंट किया था। लेकिन फिर वो बात आई गई हो गई थी, नहीं तो आज शायद इस लाइव स्ट्रीम में आए सभी लोग जान जाते कि मिली ही सोना की माँ है। शूटिंग में शॉट के बीच बीच में मिली बार बार अपना फोन निकालकर पांडा म्यूजिक पर जाकर राहुल वर्सेस सारंग का लाइव देख रही थी। वो अभी सोना और राहुल की मस्ती भी देख रही थी और बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही थी। तभी उसके पास रितु आई और बोली, तुम तो बड़े प्यार से मुस्कुरा रही हो, अरे क्या देख रही हो। मिली ने उसे अपना फोन आगे करके दिखाया। उसमें राहुल और सोना मस्ती कर रहे थे। रितु ने देखकर बोली, क्या किस्मत है यार तुम्हारी मिली, जो तुम्हारी बच्ची का बाप राहुल जैसा है। उम्र में इतना छोटा होने के बाद भी अकेला सोना को कैसे संभाल रहा है। और एक उसका ही दोस्त है पलाश, जिसे किसी भी चीज की कोई कदर नहीं है। इतना कहकर रितु थोड़ी उदास हो गई। मिली उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अरे तुम्हें बाकी किसी की जरूरत ही क्या है, मैं और सोना है ना, एक छोटी बहन और एक बेटी, बस हम सभी काफी हैं। रितु हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, ये तुम्हारा जोकर राहुल भी तो है। और मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, राहुल लाइव में अभी भी लड़की बना हुआ है और अब तो वो एक दुपट्टा भी लेकर आ गया है। मिली और रितु उसे देखकर हंसने लगते हैं। मिली ने राहुल को देखते हुए कहा, ये जोकर नहीं है, क्यूट है। सोना और राहुल अभी भी लाइव पर मस्ती कर रहे हैं और लोग उन पर कमेंट कर रहे हैं। तो आखिर राहुल जीत ही गया, पर क्या सारंग अपना वादा निभाएगा? क्या वो सारे प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट बंद करेगा? पलाश अब किरण कुमार का क्या करेगा? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना और राहुल अभी भी लाइव पर मस्ती कर रहे थे और लोग उन पर कमेंट कर रहे थे। इसी बीच राहुल बहुत आराम से खड़ा हुआ और गाते गाते धीरे धीरे झूमने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं गुम हो रहा है। इस गीत के बोल और ट्यून दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सभी दर्शक जो कंप्यूटर के सामने मोबाइल फोन लिए खड़े हैं, वो सब भी अब राहुल के साथ गुनगुना रहे हैं और राहुल की धुन में मस्त होकर झूमने लगे हैं। राहुल के गाने में ऐसा जादू था कि जो कुछ भी वो गा रहा था, लोग उसे इमेजिन कर रहे थे। एक सिंगर के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि उसे सुनने वाले उसके साथ खो जाएं। सभी वो महसूस करें जो गाने वाला कर रहा है। राहुल का जादू चल गया। सभी दर्शक गीत गुनगुनाते हुए झूमने लगे। लाइव टेलीकास्ट रूम में सोना की क्यूटनेस और कोमलता ने दर्शकों के दिलों को लगभग पिघला दिया। जैसे ही गाना खत्म हुआ,
सोना के लिए कमेंट्स पे कमेंट्स आने लगे। सोना दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। राहुल से भी ज्यादा सोना की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। सोना उत्साह से स्क्रीन पर चल रहे कमेंट्स को देख रही थी। हालांकि वो छोटी बच्ची नहीं जानती कि इन सारे कमेंट्स में क्या लिखा है, पर उसके लिए ये दिलचस्प था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। राहुल अगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अब मैं और नहीं बैठ पाऊंगा, अब मुझे जाना चाहिए। ये कहते हुए रमन उठ खड़े हुए। इस पर राहुल ने फौरन कहा, जी अब बहुत समय हो गया है, मैं भी लाइव टेलीकास्ट बंद करने वाला हूँ। मिस्टर रमन, मिनाली जी, मिस्टर गुलशन, मिस्टर रजत और मेरे प्यारे दोस्तों को आज दिल से थैंक यू। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा समर्थन किया, मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगा। मिनाली ने अपने होठों को सिकोड़ा और हंसते हुए कहा, आज का लाइव टेलीकास्ट बहुत ही रोमांचक था और हमें तो आपका धन्यवाद देना चाहिए। अन्य लोग मिनाली के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकते, लेकिन रजत और उसके बाकी साथी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अकेले आज के लाइव टेलीकास्ट ने ही पांडा म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। आज करोड़ों लोग पांडा म्यूजिक से जुड़े हैं। ये उनकी कंपनी के लिए लाजवाब तोहफा था। तभी गुलशन ने राहुल को न्योता देते हुए कहा, राहुल जब भी आप फ्री हो तो मैं आपको और सोना को डिनर पर इनवाइट करना चाहूंगा। ठीक है, राहुल ने सिर हिलाया और जैसे ही वो इसके आगे कुछ कहने वाला था, सोना ने अपने कपड़ों के कोने को खींचा। फिर सोना ने नीचे देखकर अपनी आंखें मलते हुए कहा, पापा मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ये सुनते ही राहुल ने सोना के छोटे से सिर को छुआ और कहा, मेरी सोना को नींद आ रही है? अच्छा बेटा, क्या प्लीज तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो? राहुल की बात पर अपनी नींद भरी आंखों को बड़ी करके सोना ने हाँ में सर हिलाया। तब तक राहुल ने अपना सर घुमाया और वो लाइव टेलीकास्ट रूम में दर्शकों से बात करने ही वाला था कि तभी कमेंट्स आने शुरू हो गए। हमने आज के लाइव टेलीकास्ट का मजा लिया, पर अब सोना को सो जाना चाहिए। अरे छोटी बच्ची को नींद आ रही है, तुम अभी तक लाइव टेलीकास्ट रूम में क्या कर रहे हो? ये बच्ची सच में बहुत समझदार और हिम्मत वाली है। भाई राहुल, अब आप जाइए। राहुल, मुझे पांडा लाइव पर एक लाइव टेलीकास्ट रूम खोलना चाहिए, मैं आपको अक्सर देखना चाहता हूँ। सभी दर्शक उत्साहित थे और यहाँ तक कि कई दर्शक जो राहुल के फैंस भी नहीं थे, वो भी इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान राहुल के कट्टर फैन बन गए थे। तभी राहुल ने सबसे विदा लेते हुए कहा, तो ठीक है, जब भी हम लाइव करेंगे मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अलविदा, अगले टेलीकास्ट पर फिर मिलते हैं। 2.5 घंटे का लाइव टेलीकास्ट आखिरकार खत्म हो गया और राहुल के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। असल में ये राहुल के लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था। राहुल सोच रहा था कि अगर सारंग ना होता तो उसे अपने पुराने दर्द से मुक्ति नहीं मिलती, जो उसे सालों से सता रहा था। राहुल और सोना को जाते हुए देखकर पलाश खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, आज थोड़ी देर हो गई है, जब तुम कल कंपनी ऑफिस जाओगे तो मैं तुम्हें किरण कुमार के बारे में सब बता दूंगा। पलाश को वास्तव में डर था कि किरण के मामले की वजह से राहुल उससे नाराज न हो जाए। वो अपने भाई जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता था। पलाश की बात सुनकर राहुल ने चलते हुए कहा, पलाश तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बीती बातों को भुला दो और आगे बढ़ो। मैं भी इस मामले को भूलकर आगे बढ़ गया हूँ, उसे माफ करो और सब भूल जाओ। ये सुनने के बाद पलाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो दरवाजे की ओर चल दिया। भाई राहुल, अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी काम करना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मिनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही ललित और रवि ने भी और देर नहीं की और जाने के लिए खड़े हो गए। आज एक रोमांचक लाइव टेलीकास्ट देखने के बाद सब अलग ही मूड में थे। नींद से बंद होती अपनी आंखें मुश्किल से खोलकर रवि कहता है, 2.5 घंटे इतने रोमांच भरे होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जब सब खत्म हो गया है तो हमारा दोस्त दुनिया भर में छा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि अब हम पार्टी के लिए चलें और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। इरादा तो नेक लग रहा है आपका, चलो अब यहाँ से चलते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम सोना और राहुल के साथ ही रुकेंगे, ललित ने हंसते हुए कहा। लाइव टेलीकास्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन राहुल के लाइव टेलीकास्ट का प्रभाव अभी भी दर्शकों पर बना हुआ है। दर्शक टेलीकास्ट खत्म होने के बाद भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज सबकी जुबान पर सिर्फ राहुल का नाम है। लोगों की जुबान पर राहुल के गीत चढ़ गए हैं, हर कोई उन्हें गुनगुना रहा है। राहुल के गीतों ने आज बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। सालों पुराने डर और दर्द को दबाकर बैठे लोगों को उन्हें फेस करने की ताकत मिली। राहुल की कविता उनके लिए जादू की छड़ी जैसी थी। अगले दिन के समाचार पत्र में क्या खबर होगी, ये सब लोग जानते थे। सारे मनोरंजन समाचार पत्रों ने राहुल वर्सेस सारंग के बीच हुए लाइव कंपटीशन के बारे में हेडलाइंस बनाना शुरू कर दिया। अब हर खबर का हीरो तो एक ही होने वाला था, तो राहुल का नाम हर आर्टिकल में छप रहा था। इसी बीच म्यूजिक डायरेक्टर कोकिला ने वीवो पर पोस्ट किया, शाम को मुझे मेरे एक फ्रेंड ने लाइव सॉन्ग बैटल देखने के लिए बुलाया था। राहुल ने 2.5 घंटे में 3 गाने लिखे, तीनों गाने ही क्लासिकल बेस्ड।
राहुल एक नायाब हीरा है। उसके गाने सुनकर मैं अपने दिल की गहराइयों तक चली गई। न्यू वॉइस ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने भी वीवो पर पोस्ट किया। आज रात न्यू वॉइस के पार्टिसिपेंट राहुल ने सिर्फ 2 घंटे में तेजी से 3 गाने बनाए, जो कि बहुत मुश्किल काम था, लेकिन राहुल ने ये काम बखूबी किया। ये भारत की आवाज है जिसे न्यू वॉइस ढूंढ रहा है। सिंगर अरमान ने भी वीवो पर पोस्ट किया। आज राहुल ने जो गाने बनाए हैं वो सभी एक से बढ़कर एक हैं। मानना पड़ेगा, राहुल ने आज सभी को हैरान कर दिया है। राहुल ने इतने कम टाइम में गाने लिखे और उन्हें गाया भी। इससे साफ पता चलता है कि राहुल कितना टैलेंटेड है। लगभग सभी गायक, संगीतकार और गीतकार जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा वो सभी राहुल से इम्प्रेस थे और उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। किसी भी बड़े से बड़े संगीतकार के लिए लाइव शो में गाने बनाना और गाना एक बड़ा टास्क होगा। राहुल के लिए भी ये बड़ी बात थी, पर अपने टैलेंट और सोना के साथ से उसने ये चैलेंज जीत लिया और एक बार फिर से प्रूव किया कि वो कुछ अलग है। बड़ी बड़ी हस्तियों, संगीत निर्माताओं और मीडिया कर्मियों ने इंटरनेट पर पोस्ट किया। केवल 2 घंटों में 3 गाने का ये मामला सभी तक पहुंच गया और वीवो पर आज का हॉट टॉपिक था राहुल के गाने। और इस घटना के बारे में जानने वाली मनोरंजन कंपनियों, मीडिया कंपनियों और स्टार स्टूडियोज के मालिक चिंतित भी थे। ऐसी प्रतिभा और गाने की कला कमाल है। इस तरह के व्यक्ति को ऊंचे और बेहतरीन पद पर होना चाहिए। राहुल के सच्चे टैलेंट को एक मुकाम पर पहुंचना ही चाहिए। इतने टैलेंट के साथ राहुल ऊंचाई पर पहुंचना डिजर्व करते हैं। राहुल निश्चित रूप से फ्यूचर में मनोरंजन क्षेत्र में एक खास हस्ती बनेगा। शायद वो एशिया से बाहर जा सकते हैं और यूरोप और अमेरिका में अपने गानों का जादू चला सकते हैं। अरे मैंने सुना है कि वो न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का एक रजिस्टर्ड कलाकार है। काश वो पांडा म्यूजिक के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू करे। राहुल के परफॉर्मेंस के बाद लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। हालांकि दर्शकों और राहुल के फैंस ने दुख व्यक्त किया कि वो लाइव टेलीकास्ट के दौरान सच में राहुल को नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी उन 3 कविताओं को सुनकर उन्होंने खूब एंजॉय किया। भारतीय राइटर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन महेश कुमार ने वीवो पर पोस्ट किया। आज की रात बड़ी तूफानी रात है। परियों की कहानियों को लिखने वाले लेखक राहुल ने हमारी सोच से परे जाकर इतने सुंदर गाने लिखे। सच कहूँ तो मैं भी कभी ऐसी गहराई भरी पंक्तियां नहीं लिख पाऊंगा। मैं वास्तव में खुश हूँ कि हमारे पास इतने प्रतिभाशाली कवि हैं। मैं कामना करता हूँ कि कामयाबी राहुल के कदम चूमे। इनके अलावा इमोशनल एक्सपर्ट नाम के अकाउंट ने वीवो पर पोस्ट किया। क्या बात है! सच कहूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इन 3 कविताओं में से सबसे अच्छी कौन सी है। राहुल ने एक इंसान के जीवन के लगभग सारे लम्हों और सारे भावों को बड़ी खूबसूरती से कविता में पिरो दिया है। शायद बड़े से बड़े दिग्गज भी ये नहीं कर पाते। भारतीय शिक्षा विभाग ने भी वीवो पर पोस्ट किया। अत्याधुनिक परियों की कहानियों के लेखक राहुल से इतने शानदार प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। आजकल के नौजवान इमोशंस को उतना दर्जा नहीं देते, पर राहुल ने तो हर एक इमोशन को महसूस करके कविता बनाई है। कविता के हर एक शब्द में राहुल की ईमानदारी, मेहनत, भावना और प्रेम सब झलक रहा है। राहुल की कविता में मधुरता, सादगी और सरलता देखी जा सकती है। हमारी कंपनी कल एक सेमिनार करने की योजना बना रही है। हम चाहते हैं कि आप भी उसमें शामिल हो। बाकी सारी बातें हम आपके आने के बाद करेंगे। राहुल अब न केवल परियों की कहानियों का लेखक है, बल्कि वो एक बेहतरीन कवि के रूप में जाना जाने लगा है। राहुल भी अपने इस नए टाइटल से बहुत खुश था। राहुल सोना का हाथ पकड़कर बाहर निकला और उतने में खुशी से झूम रही सोना बोलती है, पापा आप बेस्ट हो। आपने बहुत अच्छी कविता बनाई और गाई। आपने तो सारंग अंकल की छुट्टी कर दी। पापा बेस्ट नहीं है, सोना बेस्ट है। आपके आने के बाद से ही मैं इतना अच्छा लिख पाया हूँ और गा पाया हूँ। आप नहीं होती तो पापा कुछ नहीं होते। सोना के बालों को संवारते हुए राहुल ने कहा, ओह तो ये बात है। अगर मेरी वजह से आपकी जीत हुई है तो मुझे तो पार्टी मिलनी ही चाहिए। सोना ने बड़े शरारती अंदाज में कहा। राहुल समझ गया था कि सोना उससे क्या चाहती है। मुस्कुराते हुए राहुल ने पूछा, मेरी प्यारी सी सोना को बड़ा सा पिज्जा तो नहीं चाहिए? पिज्जा का नाम सुनते ही सोना खुशी से उछल पड़ी। हाँ पापा, मैं पिज्जा पार्टी की बात कर रही थी, पर आपको कैसे पता चला? राहुल ने सोना को गोद में लिया और उसके गाल को चूमते हुए कहा, क्योंकि मैं जादूगर हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मेरी सोना को क्या चाहिए। इसके बाद दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। क्या तुम हमारे बिना ही पिज्जा खा लोगी? पीछे से रवि की आवाज आती है। सोना पीछे मुड़ती है। अंकल रवि, बिल्कुल नहीं, मैं आप सबके साथ पिज्जा खाऊंगी। इसमें तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा। सब सोना की खुशी को देखकर खुश होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। क्या राहुल का जीवन इतना ही खुशी भरा रहेगा या फिर कोई नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
इंटरनेट पर दुनिया इधर से उधर हो जाए, एंटरटेनमेंट कंपनियों पर बिजली ही क्यों ना टूट पड़े, पर राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर पलाश, ललित और बाकी लोगों को विदा करने के बाद राहुल ने सोना को नहलाया और फिर खुद भी नहा कर आया। वापस आकर उसने सोना को प्यार से सुलाने की कोशिश की। तब उस नन्ही सी जान ने उसे कस के पकड़ लिया और उसे जाने से रोकने लगी। राहुल ने प्यार से सोना को देखते हुए पूछा, सोना, तुम्हें नींद तो आ रही है ना? सोना ने हंसते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाया और बड़ी ही प्यारी और शैतानी भरी आवाज में कहा, ही, अगर मैं सोने का नाटक नहीं करती तो अंकल आंटी जाते ही नहीं। सोना की नाक पकड़ते हुए राहुल ने कहा, शैतान लड़की। और फिर राहुल ने सोना से पूछा, चलो बताओ, तुम ये सोने का नाटक करके क्या करना चाहती थी? पापा, जब आप गाना गा रहे थे ना, तब मम्मी ने मुझे कॉल किया था। सोना ने बड़ी मासूमियत से कहा, मम्मा आपसे वीडियो कॉल करना चाहती थी, पर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आपकी जासूसी के लिए सोना से मदद मांगी। राहुल ने हैरान होते हुए पूछा, शैतान लड़की, तो अब तुम जासूसी करोगी? राहुल जोर जोर से हंसने लगा और आगे बोला, तो बताओ, तुम्हारी जासूसी कैसी चल रही है? तुम्हें लगता है कि पापा मम्मी को वीडियो कॉल करेंगे? सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज पापा बहुत खुश हैं, तो मैंने चुपके से पापा के फोन से मम्मा को वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेज दी है। ऐसा कहते हुए उस नन्ही सी जान ने राहुल के फोन को तकिए के नीचे से निकाला, जो पहले से ही वीडियो कॉल से कनेक्ट था, और फोन की स्क्रीन पर मिली कैजुअल वियर में भीगे बालों के साथ नजर आ रही थी। सोना ने चुलबुले अंदाज में मिली से कहा, मम्मा, थी ना फर्स्ट क्लास एक्टिंग, पापा को तो मैंने बुद्धू ही बना दिया। हाँ सोना, तुमने तो कमाल कर दिया। मिली अपने बालों को संवारती है और फिर कहती है, अच्छा बेटा, अब मम्मी पापा से बात करना चाहती हैं, तो क्या अब सोना जाकर सो जाएगी? सोना ने मुंह बनाते हुए और फिर थोड़ी शिकायत करते हुए कहा, सोना को भी मम्मी से बात करनी है, कई दिनों से हम तीनों ने साथ में बात नहीं की है। ये तीन लोगों के परिवार वाली बात सुनते ही राहुल और मिली एक साथ मुस्कुराने लगते हैं, पर दोनों में से किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया, जैसे मानो अंदर ही अंदर दोनों यही चाहते हों। तभी राहुल ने सोना के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे तुम तो अच्छी बच्ची हो ना सोना, पापा को मम्मी से बात कर लेने दो, फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आऊंगा और एक अच्छी सी नई कहानी सुनाऊंगा, ये चलेगा ना? ये सुनकर उदास शक्ल बनाते हुए सोना ने 2 उंगलियों को सामने किया और कहा, एक से काम नहीं चलेगा, 2 कहानियां सुननी है मुझे। अरे देखो तो, ये लड़की तो अब सौदेबाजी करने लगी है। राहुल हंसते हुए मिली को वीडियो कॉल में देखकर कहता है। फिर राहुल मुस्कुराते हुए सोना से कहता है, नहीं, सिर्फ एक ही, और पापा ने बताया था ना कि ये कहानी उस गाने से जुड़ी हुई है जो हमने आज गाया था, सिंड्रेला और सपनों का राजकुमार, और ये काफी लंबी कहानी है। सच में? सोना की आंखें चमक उठती हैं। तो पापा, फिर आप अपनी बात से पलटना मत। अरे पापा ने कब आपसे झूठ बोला है? पापा वादा करते हैं कि जैसे ही वो वापस आएंगे आपको कहानी सुनाएंगे, ठीक है? सोना को समझाने के बाद राहुल ने उसके माथे को चूमा और फिर मोबाइल फोन लेकर बैल्कनी में चला गया। ये जगह अब राहुल को और पसंद आने लगी थी। रात को दूर के नजारे देखना, झूलों को हवा में झूलते हुए देखना, और फिर पौधों के छोटे छोटे फूल और उनकी खुशबू। अब इन सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या ही हो सकता है? आज तुम जीत ही गए। एक लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए मिली ने कहा, मैंने केवल तुम्हारा वो आखिरी गाना सुना जो तुम सोना के साथ गा रहे थे, और वो काफी अच्छा था। तुम्हारा नया गाना है ना? हाँ, लगता तो है कि मैं जीत गया। इतना कहकर राहुल ने धीरे से अपना सिर हिलाया और मिली के थके हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या आज तुम थकी हुई हो? मिली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, बस पता नहीं क्यों आज शूट के टाइम में बहुत बेचैन थी। कई बार रीटेक करने के बाद भी मैं अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रही थी। जब उसने ऐसा कहा तब मिली राहुल से नजरें मिलाने में कतरा रही थी। ये काफी साफ था, कोई भी समझदार इंसान मिली की बात का मतलब समझ सकता था। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद राहुल ने कहा, और फिर वो थोड़ा रुककर बोला, अच्छा मिली, सोना ने तुम्हें कॉल करके इस वक्त परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं अपना फोन उससे दूर। तभी मिली ने नाराज होते हुए कहा, क्या अब भी कोई अगली बार है? उसकी आवाज थोड़ी चिंतित थी। तुम्हें ऐसी चीजों के लिए भी दूसरा मौका चाहिए? क्या तुम इस बारे में सोच नहीं सकते? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। ऐसी चीजें क्या तुम्हें मुझसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए? फोन की स्क्रीन पर मिली गुस्से में तेज सांसें लेती हुई दिख रही थी। उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थी और उसके सुंदर से चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। उसकी परेशानी भरी बातें और गुस्से वाला टोन राहुल को यह महसूस करा रहे थे कि मिली भी अकेले रहने में अब खुश नहीं है, फिर वो भले ही कुछ दिनों के शूट पर ही क्यों न गई हो। राहुल को चुपचाप देखकर
मिली को एहसास हुआ कि वो अब तक काफी बोल चुकी है और वो खुद को शांत करते हुए आगे कहती है, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम्हें सोचना चाहिए, इतना भड़कने की तो जरूरत नहीं है और ऐसे ही कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। राहुल सिर हिलाते हुए कहता है, परेशान मत हो, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। मिली को देखकर साफ नजर आ रहा है कि वो इस तरह अकेले रहकर परेशान हो रही है। मिली ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छी बात है, मैं कुछ दिन बाद पुणे वापस आ जाऊंगी, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ सकते हो? हाँ ठीक है, राहुल ने हामी भरते हुए आगे कहा। वैसे मैंने तुम्हें जो गाना सिखाया था तुम्हारी सीरीज के लिए, वो कैसा चल रहा है? फिल्म की शूटिंग करते वक्त कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि उसे कैसे गाया जाता है? प्रैक्टिस कर रही हो या नहीं? तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं स्टूपिड हूँ? मिली ने फिर से गुस्से में अलग ही बात कह दी। मिली ने अपनी आंखें घुमाई और आगे कहा, क्या तुम मेरे साथ गाना चाहोगे? ठीक है, राहुल ने फौरन कहा। चलो स्टार्ट करते हैं। रात काफी सुहावनी थी। दो लोग फोन पर थे, एक इस पार तो दूसरा उस पार, पर उन दोनों के दिल धीरे धीरे करीब आ रहे थे। दोनों ने साथ में गाना गाया। इसी बीच जब रात के 11:30 बज गए तो राहुल सोना के रूम में गया और देखा कि सोना तब तक सो चुकी थी। राहुल ने सोना को कहानी सुनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और वापस मिली से बात करने में लग गया। यूं ही रात गुजर गई और वो दोनों बात करते करते सो गए, लेकिन दोनों के फोन उनके कान के पास रखे रह गए। अगली सुबह कुछ अलग होना ही था और वही हुआ। जब लोग उठे और उन्होंने अपने फोन और कंप्यूटर खोले तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि वीबो और बहुत से ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स पर राहुल की खबरें भरी पड़ी थी। वो लोग जिन्होंने पिछली रात राहुल और सारंग राणा की कंपटीशन को लाइव देखा था, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। आखिरकार उनकी नजरें उस लाइव ब्रॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी की गवाह जो थी। पर वहां कितने लोग थे? कुछ न्यूज के मुताबिक लगभग 1.5 बिलियन लोग थे, जिसमें से 1 बिलियन या उससे ज्यादा तो एडल्ट ही थे। क्या इतनी ज्यादा भीड़ में सभी का लाइव ब्रॉडकास्ट देख पाना संभव है? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और न्यूज पोर्टल्स पर ऐसी खबरें देखकर सब के सब हैरान रह गए। फेमस सिंगर राइटर राहुल ने 2 घंटे में बनाए 3 गाने। एक लव सॉन्ग बनाया जो कि एक डुएट सॉन्ग था, जिसे सुनकर लोगों के मन में फिर से प्यार जाग गया। दूसरा गाना पिता और बेटे के रिश्तों पर लिखा गया और तीसरा माँ की याद में लिखा गया, जिसने सबकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल की गाते वक्त की तस्वीरें या फिर गानों की क्लिप के साथ बोल्ड रेड हेडलाइंस में ये खबरें एक एक करके सामने आ रही थी और साथ ही साथ वीबो पर टॉप ट्रेंड में भी राहुल से जुड़े हुए सवाल ही आ रहे थे, जैसे राहुल का इवेंट, सोनाक्षी और सारंग राणा का चैलेंज आदि। सोशल मीडिया पर ऐसे हेडलाइन पढ़कर पहले तो लोग भड़के और फिर जिज्ञासा में आकर उन्होंने फौरन वीडियो पर क्लिक कर दिया। जब उन्होंने सबसे ट्रेंडिंग सिंगर राहुल को देखा तो पहले तो वो हैरान हुए और फिर उन्होंने आराम से पूरा वीडियो देखा। वीडियो काफी छोटा था, सिर्फ 10 मिनट का, पर ये 10 मिनट ये बताने के लिए काफी थे कि लाइव इवेंट पर क्या हुआ था। ये काफी मजेदार था। आखिरकार उस सारंग राणा को मुंह की खानी ही पड़ी। सारंग सिर्फ नफरत के लायक है। राहुल ने क्या मजेदार काम किया है। आज से मैं भी तुम्हारा फैन हूँ राहुल। अरे ये पूरा वीडियो कहाँ है? पूरा वीडियो देखना कितना मजेदार होगा। जैसे कि एक कहावत है, अच्छी चीजें जल्दी बाहर नहीं आती और बुरी चीजें हवा की तरह चारों ओर फैल जाती हैं। ऐसा ही हुआ। सारंग को कोई नहीं जानता था। वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स के बीच ही फेमस था, लेकिन आज न्यूज में आकर उसकी बुराई की बातें चारों तरफ फैल गईं। वीडियो में सारंग के गानों की ऐसी बुरी हालत देखकर लोगों को काफी राहत महसूस हो रही थी, खासकर उन लोगों को जिन्हें सारंग राणा ने बेइज्जत किया था। वो सोच रहे थे कि अच्छा ही हुआ, जैसे को तैसा मिला। आखिरकार कोई तो ऐसा आया जो सारंग राणा को उसके मुंह के बल गिरा सका। सड़कों पर चलते वक्त से लेकर छत पर बैठे रहने तक, बुजुर्ग हो या युवा, चारों तरफ सब बस इसी बारे में बात कर रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे। राहुल को पता भी नहीं था कि वो अब सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सितारा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ राहुल हमेशा की आदत की वजह से सुबह 5:30 बजे तक उठ गया था। आमतौर पर वो सुबह उठकर जॉगिंग किया करता था और वापस लौटते हुए सब्जी मंडी में रुककर कुछ ताजी सब्जियां लिया करता था। सोना को कहानी ना सुनाने के जुर्म में राहुल जानता था कि उसे आज एक फाइन भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए उसे अपनी गलती सुधारने के लिए सुबह सुबह टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार करना था। जब वो घर आया तो सुबह के 6:30 बज चुके थे। राहुल ने अपना फोन देखा तो वो ऑफ हो चुका था। वो समझ गया कि उसका फोन रात भर चालू रह गया होगा। ये सोचकर उसने उसे चार्ज पर लगा दिया। कुछ देर बाद फोन चालू होते ही आज राहुल ने सबसे पहले मिली को हेलो कहने का सोचा, पर फोन ऑन करते ही अचानक से
उसे कई सारे कॉल्स और मैसेज आने लगे। अरे ये क्या हुआ? अचानक ये क्या हो रहा है? क्या फोन में वायरस तो नहीं आ गया? फोन के अचानक वाइब्रेशन से राहुल चौंक गया था। सोना के उठ जाने के डर से उसने फोन का रिंगटोन बंद किया और उसे रख दिया। फोन के 1 मिनट तक वाइब्रेट होने के बाद जब राहुल ने फोन की स्क्रीन पर एक नजर डाली तो वो कई सारे नोटिफिकेशन से भरा पड़ा था। जब उसने मैसेजेस को ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि ये उसके दोस्तों के भेजे गए मैसेज हैं, जहां वो उसे सारंग राणा से जीतने के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो कुछ उसे ऐसा ना करने के लिए भी कह रहे थे और कुछ नोटिफिकेशन नए फ्रेंड रिक्वेस्ट के थे। अब देखना यह है कि इंटरनेट सेंसेशन बनने के बाद राहुल की जिंदगी क्या मोड़ लेगी और क्या होगा जब मिली राहुल और सोना के पास वापस आ जाएगी। इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपने फोन पर दोस्तों के मैसेजेस पढ़ने के बाद राहुल की नजर पड़ी एक खास मैसेज पर जो उसे मिली ने भेजा था, जिसमें लिखा था, गुड नाइट। सुबह जब ये मैसेज पढ़ो तो समझ जाना कि तुम सो गए थे और मैं जाग रही थी। अभी तक राहुल सोच रहा था कि कल रात वो दोनों ही बात करते करते सो गए थे, लेकिन मिली के मैसेज से उसे समझ आया कि सिर्फ वो ही सो गया था, जबकि मिली तो उसके बाद भी जाग रही थी। ये सोचकर राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन इससे पहले कि राहुल मिली को कोई रिप्लाई भेजता, उसके फोन का स्क्रीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोटिफिकेशन से भर गया, जिस पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक अब सिर्फ राहुल के बारे में था। जैसे वो नया सितारा है, वो पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा, कैसे टूटा सारंग का घमंड, यहाँ क्लिक करें और जानें। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को राहुल और लेखक राहुल से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही इंसान हैं। वैसे सिंगर राहुल लेखक राहुल से ज्यादा पॉपुलर है। अपने सोशल मीडिया के वीबो अकाउंट पर लौटते हुए राहुल ने फैंस और फॉलोअर्स की संख्या देखी। अब ये बढ़कर 10.21 मिलियन हो गई है। अगर सितारों को फैंस की संख्या के अनुसार सोशल मीडिया पर बांटा जाए तो राहुल ने टॉप सिंगरों की लिस्ट में कदम रख लिया है। ये सारी चीजें देखकर राहुल ने सोशल मीडिया को बंद किया और अपने मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक किया और उन्हें देखने लगा। मैसेज भेजने वालों में से ज्यादातर दोस्त थे, लेकिन कुछ टेक्स्ट अनजान मोबाइल नंबर से भी थे। राहुल ने अपनी भौएं चढ़ा ली और एक एक करके उन मोबाइल नंबर्स को देखना शुरू कर दिया। अनजान मोबाइल नंबर से आने वाले दर्जनों टेक्स्ट मैसेजेस में से अधिकांश अलग अलग एंटरटेनमेंट कंपनीज, सेलिब्रिटी स्टूडियो और जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के थे। इतने सालों से एंटरटेनमेंट बिजनेस में होने की वजह से इन लोगों के पास अपने खुद के चैनल हैं। उन्होंने जैसे तैसे करके राहुल का फोन नंबर ढूंढकर निकाल लिया था, लेकिन वो रात को बात नहीं कर पाए क्योंकि मिली से बात करते करते राहुल सो गया था और उसका फोन बंद हो गया था। उनके पास असल में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने राहुल को मैसेज भेजने की तरकीब चुनी, जिसका एक ही पर्पस था कि राहुल इन टेक्स्ट मैसेजेस को देखे और फिर इनका जवाब दे दे। ये अफसोस की बात है कि राहुल एक ऐसा व्यक्ति है जो अनजान मुसीबत को अपने सर पर मोल लेने से डरता है, इसीलिए उसने सीधे उन मनोरंजन कंपनियों, सेलिब्रिटी स्टूडियो और प्रसिद्ध म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के मैसेजेस को डिलीट कर दिया। सबसे अफसोस की बात तो ये है कि एंटरटेनमेंट बिजनेस में कोई भी ये नहीं जानता कि राहुल न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का एक साइंड आर्टिस्ट है। उन टॉप मीडिया कंपनीज के लोग ये भी नहीं जानते हैं कि राहुल का मैनेजर पलाश है, जो उसे कहीं और किसी और कंपनी में जाने नहीं देगा। इन कंपनी वालों से बात करके खुद को बोर करने से बेहतर है किसी के कांटेक्ट में ना रहना। इसीलिए राहुल ने इन टॉप मीडिया कंपनीज से बात ना करने का फैसला किया। इन मैसेजेस के बीच इन अननोन नंबर्स के अलावा 2 स्पेशल मैसेज हैं जो अजीब नंबर से भेजे गए हैं। उनमें से एक मैसेज सुबह 6 बजे के लगभग भेजा गया था। हेलो राहुल, मैं महेश कुमार हूँ। मुझे वेदवती पब्लिशिंग हाउस के एडिटर इन चीफ से आपका नंबर मिला। कल रात आपकी 3 कविताओं ने मुझको हैरान कर दिया। मैं आपको फेरी टेल्स लिखने में तो सक्षम मानता ही था, लेकिन कल रात के बाद आपके नए हुनर का पता चला। भारतीय राइटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए मैंने आज ही आपको एक निमंत्रण भेजा है। अगर आप इस मैसेज को देखते हैं तो प्लीज जवाब दें। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। राहुल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ महेश कुमार के इस मैसेज को देखा। उसे ये नहीं लगा था कि कोई उसे फेक मैसेज भेजने के लिए महेश कुमार के नाम का यूज करेगा। आखिरकार उसकी लेखक राहुल वाले कॉन्टेक्ट्स की जानकारी केवल मिर्जा साहब के पास थी, जो वेदवती पब्लिशिंग हाउस के बच्चों के डिपार्टमेंट के एडिटर इन चीफ थे। अगर मिर्जा साहब किसी को कांटेक्ट नहीं देना चाहते तो उनसे उसके कांटेक्ट की जानकारी कौन निकलवा सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद राहुल ने एक मैसेज लिखा और महेश कुमार को भेज दिया। मिस्टर महेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राइटर्स एसोसिएशन में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है।
लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति काफी अलग है। लेखक राहुल सिर्फ मेरा एक पेन नेम है। अगर मैं राइटर्स एसोसिएशन में शामिल होऊंगा तो दूसरों को दिखाने के लिए मैं केवल अपने पेन नेम का इस्तेमाल करूंगा। मेरे हिसाब से हम इस बारे में कभी मिलकर बात करेंगे। मिस्टर महेश, अगर पॉसिबल हो तो मैं जरूर ही आपसे मिलने के लिए आऊंगा। कृपया बताइएगा। धन्यवाद। भारतीय राइटर्स एसोसिएशन को सिर्फ पहचान के लिए नाम और उपनाम देने की जरूरत है। अगर राहुल अपने असली नाम का यूज नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर करना चाहता है तो वो एक पेन नेम के साथ रजिस्टर कर सकता है। अपने पेन नेम के साथ ही वो एसोसिएशन के काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे महेश कुमार जी से मिलकर ये सारी बातें करनी होंगी। राहुल ने उम्मीद नहीं की थी कि महेश कुमार को मैसेज भेजने के बाद 1 मिनट के भीतर ही जवाब आ जाएगा, जैसे कि वो फोन की रखवाली ही कर रहे हो। राहुल ने अपना सिर झुकाया और थोड़ी देर के लिए सोचा। फिर राहुल ने जवाब दिया, मिस्टर महेश, प्लीज आप अपना एड्रेस भेज दीजिए। मैं आपसे मिलने के लिए पहुंच जाऊंगा। और हाँ, प्लीज ऐसा समय बताइएगा जब मैं आपसे लंबे समय तक बात कर सकूं। बस कुछ सेकंड के अंदर ही मैसेज का जवाब आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपके पास आज शाम 7 बजे समय है? अगर आपके पास समय है तो मैं अपनी वाइफ को बोलकर आपके लिए कुछ अच्छा खाना तैयार करने के लिए कहूंगा। इसी बहाने डिनर भी हो जाएगा और बातें भी। जी ठीक है, फिर मैं समय पर आपके घर पहुंच जाऊंगा। राहुल ने फौरन जवाब दिया। महेश कुमार को जवाब देने के बाद राहुल ने फोन एक तरफ रख दिया, लेकिन उसके फोन के मैसेज बॉक्स में एक और अनजान नंबर से मैसेज था। मैसेज में केवल कुछ सरल शब्द थे, राहुल वापस घर आ जाओ। इन साधारण 4 शब्दों को पढ़ने के बाद ही राहुल का दिल अचानक से बहुत भारी हो गया। हालांकि कल लाइव के बाद ही राहुल को लग तो गया था कि कुछ तो होगा, क्योंकि अगर उसके माता पिता और रिश्तेदार उसे लाइव देख रहे होंगे तो उसके गानों का कुछ तो असर उन पर होगा ही। लेकिन इस सिचुएशन का अचानक सामना करते वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट किया जाए या फिर कैसे इसे हैंडल किया जाए। थोड़ी देर के बाद राहुल ने झिझकते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं सोचता हूँ। इसके बाद राहुल ने सब कुछ समेट कर सोना का फेवरेट खाना बनाया और उसे टेबल पर सजा दिया। तभी अचानक सोना के कमरे से जोर से आवाज आई। आवाज सुनते ही राहुल भागता हुआ सीधे सोना के कमरे में जाता है। कमरे में सोना अपने बिस्तर पर बैठकर अपने आंसू पोंछ रही थी और उसकी मासूम सी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। राहुल भागता हुआ सोना के पास पहुंचा। उसने चारों ओर देखा और हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ सोना? चोट लगी है क्या? या फिर कोई बुरा सपना देखा? बताओ पापा को। सोना कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी और अपने नन्हे हाथों से अपने आंसू पोंछ रही थी। सोना की यह हालत देखकर राहुल बिल्कुल परेशान हो चुका था। उसने फौरन सोचा कि सोना को उठाकर बच्चों वाले हॉस्पिटल में ले जाया जाए और पता किया जाए कि आखिर सोना को हुआ क्या है। ये सोचकर जैसे ही राहुल ने सोना को गोद में उठाना चाहा, सोना ने राहुल को रोकते हुए कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? राहुल ने परेशान होते हुए पूछा, सोना बेटा, आपको कहीं दर्द हो रहा है क्या? पापा आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नहीं, दर्द नहीं हो रहा है, सोना ने अपने छोटे से सिर को हिलाते हुए कहा। ऐसा कहते हुए सोना ने अपने नन्हे हाथों को बाहर निकाला और चादर हटाई। फिर उसने गीली बेडशीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, पापा, सोना ने बिस्तर गीला कर दिया है। मैंने कई दिनों के बाद ऐसा किया है। राहुल की तो जैसे जान हथेली पर आ चुकी थी। वो अपनी बेटी के लिए डर गया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा वो सोच रहा था। ये सोचकर राहुल धीरे धीरे शांत होता है और फिर सोना से कहता है, अरे कोई बात नहीं सोना बेटा, रो मत। राहुल ने सोना का सिर सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत अच्छी हो। पता है, जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं तो डेली बिस्तर गीला किया करता था, और वो भी 10 साल की एज तक। वैसे किसे याद रहती हैं अपने 3-4 साल की उम्र की बातें। वो तो अपनी बेटी को खुश करने के लिए राहुल ने ये सब बोल दिया, जिसे सुनकर सोना ने पूछा, सच में? सोना ने रोना बंद कर दिया और वो राहुल को अपनी सूजी आंखों से घूरने लगी। तभी राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, सच में। अरे सोना तो बहुत अच्छी है। पापा के साथ इतने दिन रहने के बाद भी उसने सिर्फ एक ही बार बिस्तर गीला किया है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक तो कितनी बार कर दिया होता। तो क्या पापा सोना को पसंद नहीं करेंगे? सोना ने घबराते हुए राहुल के हाथों को कसकर पकड़ते हुए पूछा। अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? राहुल ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, अरे सोना तो अपने पापा की प्यारी बेटी है। भला पापा कैसे सोना को पसंद नहीं करेंगे? इधर आओ, पापा तुम्हें नहलाएंगे और फिर नए कपड़े पहनाएंगे और फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, पापा ने सोना के लिए आज जो नाश्ता बनाया है वो बहुत टेस्टी है। उसे देखकर तो सोना का मन खुश हो जाएगा। राहुल ने तुरंत बात पलट दी। वो नहीं चाहता था कि नन्ही सी जान सोना अपने बिस्तर गीला करने वाली बात पर और परेशान हो। राहुल का प्लान कामयाब रहा। सोना को जैसे ही मालूम पड़ा कि टेबल पर टेस्टी ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, वो तुरंत खुश हो गई।
ओके ठीक है, सोना ब्रेकफास्ट करना चाहती है। चलो तो फिर पापा आपको पहले नहला कर लाते हैं। राहुल ने कपड़े वाले ड्रॉर से सोना के लिए 2 जोड़ी कपड़े निकाले और सोना को लेकर बाथरूम की ओर चला गया। एक लंबा दिन गुजारने के बाद सोना आखिरकार अपने बिस्तर गीला करने वाली बात से उबर चुकी थी। रात को जब वो डिनर करने के लिए टेबल पर आई तब उसे राहुल का किया हुआ प्रॉमिस याद आया और गुस्से से मुंह बनाते हुए सोना ने कहा, पापा आप बहुत बड़े झूठे हो। राहुल ने चौंक कर पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, पापा झूठे क्यों हैं? सोना ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, पापा ने सोना से प्रॉमिस किया था कि वो सोना को रात में कहानी सुनाएंगे। सोना देर रात तक पापा का इंतजार कर रही थी पर पापा नहीं आए। दरअसल राहुल इस बात से बचकर निकलना चाहता था, पर उसे कहाँ मालूम था कि इस नन्ही सी बच्ची की याददाश्त इतनी अच्छी हो सकती है। राहुल ने मासूमियत से कहा, अरे बेटा पापा आए थे कल, पर जब तक पापा आए तब तक सोना सो चुकी थी। वैसे पापा भी सोना को कहानी सुनाना चाहते थे पर काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वो सब मुझे नहीं मालूम। सोना ने खाना खाना छोड़ दिया और आगे कहा, अब पापा को सोना को मनाना पड़ेगा वरना सोना गुस्सा हो जाएगी। ऐसा कहते वक्त सोना ने खाने की प्लेट को सामने से हटा दिया और उसने मुट्ठी बांधकर अपनी कमर पर अपने हाथ रख लिए। फिर वो दूसरी ओर देखते हुए कहने लगी, मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे मनाओ, मुझे मनाओ। दरअसल राहुल सोना का मूड खराब नहीं करना चाहता था। जब भी वो नाराज होती या उदास होती तो राहुल वो सब कुछ करता जो सोना चाहती थी। जब राहुल ने सोना का नाराज चेहरा देखा तो उसे अपनी कल की गलती याद आ गई और फिर थक हार कर उसने सोना से पूछा, तो बताओ सोना को मनाने के लिए पापा को क्या करना पड़ेगा? सोना अपनी जिद पर अड़ी रहना चाहती थी, पर जब उसने साइड से अपने पापा का परेशान चेहरा देखा तो उसने फौरन अपना सर पापा की तरफ घुमाया और कहा, सोना को मनाने के लिए पापा को कहानी सुनानी पड़ेगी, अभी के अभी। राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन में बदलाव देखकर सोना समझ चुकी थी कि पापा गुस्सा हो गए हैं, लेकिन राहुल भी समझ चुका था कि ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। वो वापस धीरे से सोना से बोला, पर ये कहानी बहुत लंबी है, मुझे डर है कि कहीं ये कहानी सुनने के बाद तुम स्कूल जाने से मना न कर दो। पापा और बेटी की ये प्यारी सी नोक-झोंक तो चलती ही रहेगी, तो आखिर कौन सी कहानी सुनाने वाला है राहुल सोना को, और कैसी रहेगी राहुल और मिस्टर महेश के बीच की मुलाकात, और क्या राहुल अपने घर वापस जाने का फैसला लेगा? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल की बात पर सोना जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं। सोना अपना सिर हिलाते हुए लगातार कहने लगती है, सोना तो स्कूल जाने से पहले ही सुनेगी, अभी के अभी सुनेगी, वरना सोना नाश्ता भी नहीं करेगी। ठीक है, पापा इस बार आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको एक कहानी सुनाएंगे। राहुल थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर उसने सोना को समझाते हुए आगे कहा, ये सिर्फ एक बार होगा और आप बार बार ऐसी जिद नहीं करोगी, ना ही पापा के साथ ऐसा बिहेव करोगी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, खाने से मना कर देना, खाने का प्लेट हटा देना, ये सब अच्छी बात नहीं है। ये सब करके आप खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना? सोना ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। उसने इससे पहले अपने पापा को ऐसे कभी नहीं देखा था, पर वो नन्ही बच्ची काफी समझदार थी। उसे पता था कि उसने इस बार कोई गलती की है। सोना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चलो ब्रो मत। राहुल भी छोटी सी बच्ची को ऐसे देखकर परेशान हो गया, पर उसने फिर खुद को संभालते हुए सोना से कहा, बेटा हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे मन का ना भी हो तो भी हम गुस्सा ना करें, ठीक है? तो अब आप अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करोगे किसी के साथ भी, ठीक है? समझिए आप? हाँ, सोना अब नहीं करेगी। शायद सोना के लिए ये कहना बहुत मुश्किल था, पर उस नन्ही सी बच्ची में इतनी समझ तो थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, फिर पापा आपको एक कहानी सुनाएंगे। सोना को हामी भरता देख राहुल खड़ा हुआ और सोना को खाने का प्लेट देते हुए उसने फिर कहानी सुनाना शुरू किया। दूर देश में सिंदबाद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसे अपने पिता की विरासत से ढेर सारी दौलत मिली थी, लेकिन मुफ्त में मिले पैसों का वो मोल नहीं समझता था और उसे लुटाता रहता था। एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास सारा पैसा खत्म हो गया और वो दाने दाने को मोहताज हो गया। आखिर में उसने फैसला किया कि वो बिजनेस करने के लिए दूर देश जाएगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। उस वक्त सेलर बनकर बिजनेस करना सबसे हिम्मत का काम हुआ करता था। उसने अपना घर बार बेचा और एक नाव पर बिजनेस करने के लिए सवार हो गया। इस तरह सिंदबाद एक सेलर बन गया और उसने विचित्र यात्राएं की। सिंदबाद ने अपने जीवन में कुल 7 यात्राएं की।
राहुल सोना को सिंदबाद द सेलर की कहानी बहुत ही आसान तरीके से बता रहा था ताकि सोना को समझ आए। यूं कहानी सुनाते ही राहुल को याद आया कि ये कहानी उसके पिछले जन्म की सबसे पसंदीदा कहानी थी। उसे ये भी समझ आ गया था कि अगर वो इस कहानी का भी इस दुनिया में कॉपीराइट रजिस्टर कर दे तो इस कहानी को यहाँ पर पब्लिश कर सकता है। ये सोचकर राहुल ने कॉपीराइट एसोसिएशन की वेबसाइट पर कॉपीराइट के लिए इसे रजिस्टर कर दिया। पृथ्वी पर यह कहानी सिंदबाद द सेलर बहुत पॉपुलर है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस कहानी के कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं। ये एक बेहतरीन कहानी है जो पृथ्वी पर अपने झंडे गाड़ चुकी है। समुद्र, डाकू और जादुई तलवार से जुड़ी काफी अच्छी, मजेदार और रोमांचक नॉवेल है ये। सोना कहानी को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और वो राहुल की बनाई हुई इस समुद्र की दुनिया में पूरी तरह से खो चुके थे। तभी राहुल आगे बोला, सिंदबाद नाव पर सवार हो गया और कई दिनों तक वो समंदर पर तैरते रहे। उन्हें दूर दूर तक कोई जमीन दिखाई नहीं दी। ये सिंदबाद की पहली यात्रा थी, इसीलिए उसे समंदर की ज्यादा आदत नहीं थी। उसे लगा कि काश जल्दी से जमीन दिखाई दे और इस हिलते डुलते जहाज से उसे मुक्ति मिले। यहाँ तक कहानी सुनाते सुनाते 20 मिनट गुजर चुके थे। राहुल अचानक से चुप हो गया और सोना को देखते हुए बोला, बस आज यहीं खत्म करते हैं। अब जब तुम सोने जाओगे तब पापा तुम्हें आगे की कहानी सुनाएंगे। पापा, क्या वो सिंदबाद बहुत स्ट्रांग था? सोना अपना नाश्ता खत्म कर चुकी थी। बड़ी मासूमियत से पलकें झपकाते हुए उसने राहुल की तरफ जवाब की उम्मीद से देखा। बिल्कुल था। राहुल ने सोना को अपनी गोद में उठाया और दरवाजा बंद करते हुए कहने लगा, वो हीरो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, शक्तिमान है वो। सोना की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है, वाओ पापा, मैं भी सेल करना चाहती हूँ, मुझे तो उनसे जलन हो रही है। राहुल सोना के पास आकर उससे पूछता है, अच्छा तो तुम भी सेल करना चाहती हो? हाँ। सोना ने अपना सिर हिलाया। सोना सच में सेल करना चाहती है और फिर समुद्र के पास जाना चाहती है, समुद्र से बातें करना चाहती है और उसके साथ मजे करना चाहती है। तुम समुद्र से बात क्यों करना चाहती हो बेटा? राहुल मुस्कुराते हुए पूछता है। सोना बड़े ही सीरियस टोन में कहती है, मैंने देखा है पापा कि बच्चे समुद्र से बहुत डरते हैं, इसीलिए उसके पास ज्यादा बच्चे नहीं जाते हैं। बेचारा, अगर मुझसे भी लोग डरते और मेरे पास नहीं आते तो मैं तो बहुत उदास रहती ना और बहुत अकेला भी महसूस करती। उस नन्ही सी बच्ची का दिल बहुत ही साफ था। वो समुद्र से इसलिए बात करना चाहती थी ताकि वो अकेला महसूस ना करे। उसे कहाँ पता था कि समुद्र के पास बहुत सी मछलियां हैं बात करने के लिए। बातें करते करते इस वक्त वो दोनों नीचे वाले गैरेज में पहुंच चुके थे। सोना की बात पर राहुल कुछ नहीं बोलता है। वो बस सोना को अपने कंधे पर बिठा लेता है और उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर इधर उधर भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, सोना सेल कर रही है, सेल कर रही है सोना। ये याद राहुल की बचपन की यादों में से एक है। बचपन में उसके पापा हमेशा उसे ऐसे ही अपने कंधों पर उठा लिया करते थे और कोई सड़क हो या फिर कोई गार्डन, ऐसे ही उसके साथ खेला करते थे। उस वक्त जब हवा की लहरें राहुल के चेहरे को छूकर जाती थीं, बस वो ही खुशी आज भी राहुल के दिल में कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। वाओ! सोना की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और वो खिलखिला रही थी, पापा और तेज, सोना सेल कर रही है। हवा राहुल और सोना के कानों में सीटी बजाने लगी। ये लम्हा सिर्फ इन दोनों बाप बेटी के बीच कैद होकर रह गया। शायद सोना को अभी ये लम्हे याद ना रहे, पर जब उसके बच्चे होंगे उसे तब ये बात जरूर याद आएगी, जैसे अभी राहुल को आ रही है। सोना के साथ थोड़ा और खेलने के बाद राहुल सोना को स्कूल में छोड़कर सीधे कंपनी की तरफ निकल गया। उसने जाते ही स्टूडियो की तरफ देखा। उसका रिनोवेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। राहुल उसके कैबिन में पहुंचता उससे पहले ही पलाश ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। राहुल पलाश के कैबिन में पहुंचकर कहता है, हाय पलाश, क्या हुआ? मैं तो बस अभी अभी ऑफिस आया था और तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुला लिया, क्या हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट है? राहुल पलाश के कैबिन में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और आगे बोला, अब ये मत कहना कि तुमने किरण कुमार के मामले की जांच पड़ताल पहले ही शुरू कर दी है। वैसे भी उस मुद्दे का फैसला तुम्हें ही करना है, मुझे इन सब का हिस्सा नहीं बनना। हाँ, ये बात तो सच है। पलाश थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। उसने एक लेटर राहुल की ओर रखते हुए आगे कहा, इस पर एक नजर डालो। रेजिग्नेशन? उस लेटर पर एक नजर डालते ही राहुल ने तुरंत उसे खोला और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, वाह, मतलब किरण कुमार अपने फैसलों को लेकर काफी सख्त है और वो कोई भी फैसला बहुत ही जल्दी ले लेते हैं। राहुल, पर तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? इतना कहकर पलाश ने अपने हाथों को ठुड्डी पर टिकाया और थोड़ा रुककर हेजिटेट करते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए इस मामले पर ध्यान दे सकते हो? वैसे भी किरण कुमार इस कंपनी में काफी सालों से है और उसकी कुछ क्रेडिट भी हमारे पास है, तो इस हिसाब से कंपनी छोड़ने के बाद भी मुझे वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
पलाश भी किरण कुमार से डील नहीं करना चाहता था। यह अब भी कंपनी का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही है। बीते सालों में किरण कुमार ने कंपनी के लिए कई नए गाने बनाए और कई नए लोगों को ट्रेन भी किया। किरण कुमार गलत कर सकता है, पर पलाश कंपनी के एम्प्लॉय के साथ इतना गलत नहीं कर सकता है। लेकिन राहुल ने खुद को इस मामले से हटाते हुए कहा, यार जो भी हो, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, ये किरण कुमार के लिए आसान नहीं होगा। वैसे भी मुझे तो लगता है कि अब उनके लिए फ्यूचर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बने रहने में काफी मुश्किल होगी, इसलिए वो ऐसे ही रिटायरमेंट ले लेते हैं तो अच्छा है। थैंक यू राहुल। वैसे तुमसे एक और बात करनी थी। वो मिस्टर मोहन भार्गव है ना? राहुल ने हामी भरते हुए कहा। टीवीलॉजी वाले ना? हाँ, अब उनकी क्या समस्या है? वो आज आ रहे हैं, पलाश ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वो इस बार टॉप सिंगर यानी कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। तुम चाहते हो? राहुल मुस्कुराने लगता है कि तभी पलाश के डेस्क पर रखा फोन अचानक बजने लगता है। पलाश फोन उठाता है और स्पीकर ऑन कर देता है। सर, टीवीलॉजी के डायरेक्टर मिस्टर मोहन भार्गव यहाँ आ चुके हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? उनका इंतजाम लिविंग रूम में करो। जवाब देते ही पलाश ने फोन रख दिया। फिर वो राहुल से बोला, सुना तुमने? वो यहाँ आ चुका है। चलो चलो साथ चलते हैं। ये वही लिविंग रूम है जहाँ पिछली बार भी इन सबकी मीटिंग हुई थी। राहुल और पलाश वहाँ पहुँचते हैं। मोहन भार्गव वहाँ इंतजार कर रहे थे। राहुल और पलाश को अंदर आता देखकर मोहन भार्गव ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। अरे पलाश, मिस्टर राहुल, फिर से हमारी मुलाकात हो ही गई। पलाश ने मोहन भार्गव से हाथ मिलाते हुए कहा। मिस्टर मोहन, हेलो। राहुल ने मोहन भार्गव से हाथ नहीं मिलाया। दोनों ने बस सर हिलाकर एक दूसरे को एड्रेस किया। मोहन भार्गव ने अपना हाथ पीछे करते हुए आगे कहना शुरू किया। मिस्टर पलाश, मिस्टर राहुल, यहाँ से जाने के बाद मैंने अपने ग्रुप से कंसल्ट किया। हमारा ग्रुप आपके शेयरिंग प्रपोजल को लेकर राजी हो गया है। ये देखिए, मैं एग्रीमेंट भी साथ लेकर आया हूँ। ऐसा कहते हुए मोहन भार्गव ने एक डॉक्यूमेंट अपने बैग से बाहर निकाला और पलाश के हाथों में थमा दिया। पलाश ने डॉक्यूमेंट को लेकर इधर उधर पलटा और फिर राहुल के हाथों में थमा दिया। इस वक्त राहुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखिए मिस्टर मोहन भार्गव, अब इस डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही पांडा म्यूजिक की मिनाली देसाई का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मोहन जी, मैं इस बार आपको खाली हाथ भेजने के लिए माफी मांगता हूँ। पांडा म्यूजिक? मोहन भार्गव ने थोड़ा रुककर पूछा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। मिस्टर राहुल, आपको पता है कि पांडा म्यूजिक और हमारे टीवीलॉजी में तो कोई बराबरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है और पांडा म्यूजिक ग्रुप तो अभी नया नया ही बना है। राहुल ने जवाब दिया। हाँ, माना कि पांडा म्यूजिक नया नया बना है, पर आपको पता होना चाहिए ये 3 म्यूजिक ग्रुप को मिलाकर बनाया गया है, तो इस हिसाब से इसकी ऑडियंस टीवीलॉजी की ऑडियंस से कम तो नहीं होगी, है ना? मिस्टर राहुल, आप ऐसा नहीं कह सकते। मोहन भार्गव ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। नए प्लेटफॉर्म का मतलब है नई शुरुआत, और उन तीनों म्यूजिक ग्रुप के ऑडियंस का यहाँ पांडा म्यूजिक में आ जाना इम्पॉसिबल है। और चलिए मान लेते हैं कि उनके पास अभी भी उतनी ही ऑडियंस है, तो क्या फिर मुझे आपका गाना सुनने को मिलेगा? मिस्टर मोहन, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। इससे पहले कि राहुल कुछ कहता, पलाश ने बीच में आकर कहा, देखिए, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि टीवीलॉजी में राहुल का परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है? लेकिन आपने कहा था कि राहुल का गाना सुना नहीं जाता था, उस पर व्यूज नहीं थे। ये कैसा मजाक है? मिस्टर पलाश, परेशान ना हुई, मैं तो बस फैक्ट बता रहा था। मोहन भार्गव पलाश की बात पर नाराज नहीं था। उसने आगे कहा, चाहे कोई भी म्यूजिक ग्रुप हो, ऑडियंस का अपना ही फोकस होता है। पॉप म्यूजिक के लिए हमारा टीवीलॉजी ही सबसे टॉप पर है और पांडा म्यूजिक कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मिस्टर भार्गव, ये सच नहीं है, राहुल ने अकड़ते हुए कहा। कल रात मैंने पांडा म्यूजिक पर एक अधूरा गाना अपलोड किया था और उस पर ऑडियंस की संख्या 1 घंटे में ही 8 मिलियन से ज्यादा हो गई है। अब बताइए, क्या अभी भी पांडा म्यूजिक की ऑडियंस कम है? मोहन भार्गव लगातार राहुल को घूरे जा रहे थे। पांडा म्यूजिक की ऑडियंस की संख्या सुनकर वो चौंक गए। 1 घंटे में 8 मिलियन ऑडियंस तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात है। इतने व्यूज तो टॉप सिंगर की लिस्ट में आने वाले आर्टिस्ट के गानों पर भी नहीं आते हैं। अब मोहन भार्गव को पछतावा हो रहा था। अगर उसे इस बारे में पता होता कि राहुल की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो वो राहुल की रिक्वेस्ट पहले ही मान लेते। अब मोहन भार्गव आगे क्या करेंगे? क्या वो राहुल को मना पाएंगे या फिर अपना प्रपोजल लेकर वापस चले जाएंगे? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहन भार्गव को न सिर्फ ये पछतावा है कि उन्होंने राहुल की शर्त नहीं मानी, साथ ही साथ उन्हें ये भी बुरा लग रहा है कि उन्होंने राहुल के साथ अपने संबंध भी बिगाड़ लिए हैं। मोहन भार्गव को ऐसे चुप देखकर राहुल हंसने लगा। मुझे पता है कि टीवीलॉजी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, पर मेरे लिए जो सही है वही बेस्ट है। पर फिर भी
मिस्टर मोहन, आपकी काइंडनेस के लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। मोहन भार्गव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। पांडा म्यूजिक आपको कितना शेयर दे रहा है? 7.5% या 8%? मैं आपको 8.2% दूंगा। जब तक आप टीवी लॉजी से जुड़े रहेंगे तब तक सब सही होगा। 8.2? राहुल ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। मिस्टर मोहन, देखिए आप तो काफी दयालु हैं, पर दरअसल बात यह है कि मिनाली देसाई ने मेरी काफी हेल्प की है, इसीलिए छोड़िए इस बात को, ये भूल ही जाते हैं। मोहन भार्गव समझ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर कहीं ना कहीं अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मोहन भार्गव ने अब तक हार नहीं मानी थी। वो और भी कोशिश करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या अब कोई और रास्ता नहीं है। टीवी लॉजी के डायरेक्टर होने के नाते वो अपने हाथ से टॉप सिंगर को जाने नहीं देना चाहता था। अगर ये टॉप सिंगर उसके कॉम्पिटिटर के पास चला जाए तो इसका उसकी कंपनी पर काफी बुरा प्रभाव हो सकता है और टीवी लॉजी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। राहुल ने मोहन भार्गव से हाथ मिलाया और चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है, मैं मिस्टर राहुल के पांडा म्यूजिक के साथ सक्सेसफुल होने के लिए दुआ करूंगा। ऐसा कहते वक्त मोहन भार्गव का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। ये कहते कहते वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। पलाश अपने मेहमान को बाय कहने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मोहन भार्गव फौरन ही वहां से निकल गए और जाते वक्त उन्होंने किसी को भी ढंग से बाय तक भी नहीं कहा। मोहन भार्गव को इस तरह से निकलता हुआ देखकर पलाश ने अपने होठों को दबाते हुए कहा, इसके पास तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है। क्या ये सच में टीवी लॉजी का मालिक है? ये ऐसे कैसे इतना बड़ा बन गया, घमंडी। राहुल सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और बोला, देख लो, कल इसने हमें इग्नोर किया था और आज हमने इसे नीचा दिखाया। पलाश की आंखें चमक उठी और फिर उसने कहा, हाँ ये भी सही है, जैसे को तैसा। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी से निकलने के बाद मोहन भार्गव ने ड्राइवर को फौरन टीवी लॉजी के ऑफिस ले जाने को कहा। टीवी लॉजी का ऑफिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में है। ये न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के ऑफिस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑफिस में वापस जाते वक्त ही मोहन भार्गव का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो जो कुछ भी सोच रहे थे उसे लेकर उन्हें बहुत अजीब महसूस हो रहा था। खुद को टीवी लॉजी का डायरेक्टर समझने वाले मोहन भार्गव को इस बात का गुस्सा था कि किसी ने उनसे तरीके से बात नहीं की। इसीलिए आज वो न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। मोहन भार्गव के बड़े से डेस्क पर राहुल के 2 गानों की डाटा समरी थी। पहली कॉपी राहुल और टीवी लॉजी से जुड़ी हुई थी। उसमें लिखा था कि सिर्फ एक रात में राहुल के सभी गाने जो उसने टीवी लॉजी पर अपलोड किए थे, उन गानों ने 10 मिलियन से ज्यादा ऑडियंस बटोरी थी। और दूसरी कॉपी राहुल और पांडा म्यूजिक से जुड़ी हुई थी, जिसमें राहुल का लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान गाया नया गाना प्यार की वजह का 1 घंटे का डाउनलोड डेटा था, जो कल रात 8 मिलियन से ज्यादा ऑडियंस इकट्ठा कर चुका था और कई सारे लाइक्स और बहुत से अच्छे कमेंट्स राहुल के लिए आए हुए थे। मोहन भार्गव की आंखों में ये बड़े नंबर खटक रहे थे और उसे कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा था। अगर ये सब पलाश के हिसाब से उस वक्त ही हो जाता तो अभी तक इंतजार ही नहीं करना पड़ता। अगर राहुल ने उसी टाइम एग्रीमेंट साइन कर लिया होता तो मोहन भार्गव अब तक अपनी मंजिल के एक कदम और करीब होता। मोहन भार्गव की नजर में राहुल सिर्फ इतने बड़े नंबर्स की वजह से इतना जिद्दी हो चुका है कि उसने टीवी लॉजी को सीधा मना कर दिया। एक छोटा मोटा सिंगर जो रेस्टोरेंट या बार में पॉपुलर हुआ करता था, उसे मैं टीवी लॉजी तक लाया। उसे मैंने बड़े सपने देखना सिखाया। उसे मैंने बताया कि वो इतना बड़ा स्टार बन सकता है। मोहन भार्गव गुस्से में ये सब कह रहा था। मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम पांडा म्यूजिक में वापस गाने अपलोड करते हो तो कितने लाइक्स और व्यूज आते हैं। मोहन भार्गव जब ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। मोहन भार्गव ने फोन पर एक नजर डाली तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखा। मोहन भार्गव ने तुरंत फोन उठाया। हेलो, मैं मोहन भार्गव बोल रहा हूँ। आप कौन? मिस्टर मोहन भार्गव, मैं कपिल कर्णिक बोल रहा हूँ। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, पर मोहन भार्गव उसका नाम सुनकर हैरान हो गया था। कपिल कर्णिक ऑरेंज लाइट मीडिया कंपनी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं और पलाश न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का प्रेसिडेंट। ये दोनों मीडिया इंडस्ट्री के बहुत बड़े और नामी आदमी हैं। कपिल की आवाज सुनकर मोहन भार्गव की टोन तुरंत बदल जाती है। ओ हाय, मैं मोहन भार्गव बोल रहा हूँ। आपने अपना नंबर बदल दिया है क्या? मैं तो कंफ्यूज ही हो गया था कि किसने मुझे कॉल किया है। हाँ, काम की वजह से मैंने अपना नंबर बदल दिया है, कपिल कर्णिक धीमी आवाज में बोलता है। मैंने सुना है कि राहुल, जो कि न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी का कलाकार है, वो अपना गाना टीवी लॉजी से हटाकर पांडा म्यूजिक को दे रहा है। सही बात है, अच्छी चीजें जल्दी बाहर नहीं आती हैं और बुरी चीजें तुरंत ही चारों ओर फैल जाती हैं। इतना कहकर मोहन भार्गव ने रहस्यमयी आवाज में पूछा, तो मिस्टर कार्णिक, आपको कैसे पता चला ये सब? कपिल कार्णिक ने समझाते हुए कहा,
ये मेरे कुछ अपने तरीके हैं। मिस्टर मोहन भार्गव, आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? अरे भाई, मैं उसे क्यों रोकूंगा? मोहन भार्गव ने जवाब दिया। जब किसी का टीवीलॉजी से मन हट जाता है और वो यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहता, तो मैं अपने एफर्ट्स उनके पीछे क्यों बर्बाद करूं? कपिल कर्णिक मुस्कुराया। बात तो सही है आपकी, पर न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी और राहुल से बदला लेने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। अगर आप सुनना चाहें मिस्टर मोहन भार्गव, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बदला? मोहन भार्गव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे मजाक मत करिए मिस्टर कर्णिक, मैं मोहन भार्गव इतना नीच आदमी भी नहीं हूँ, कितनी छोटी सी बात के लिए उन लोगों से बदला लेने जाऊं। दरअसल मोहन भार्गव राहुल से कोई बदला नहीं लेना चाहता था। वो टीवीलॉजी का डायरेक्टर है और इस तरीके से देखा जाए तो वो खुद ही एक बहुत बड़ा आदमी है, और अगर ये बात बाहर आएगी तो दोनों की ही बहुत बदनामी होगी। क्या तुम चाहते हो कि एक बड़ा आदमी इन मीडिया कंपनी से बदला ले? अरे मैंने तो बस आपको सलाह दी है, पर ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे माने या ना माने। कपिल कर्णिक जानता था कि मोहन भार्गव किस तरह का इंसान है, इसीलिए उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप इस तरह के। दोनों कुछ बातें करना जारी रखते हैं। मोहन भार्गव को देखकर समझ आता है कि वो बोल कम रहे हैं और सुन ज्यादा। दोनों की बात कुछ लंबी चलती है। राहुल का कंपनी में एक बिजी दिन होने की वजह से उसने सोना को स्कूल से सीधे अपने ऑफिस बुला लिया और फिर सोना को लेकर सीधे एफसी रोड चला गया। आज उसने महेश कुमार के साथ एक अपॉइंटमेंट रखी है, जो भारतीय राइटर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। वो आज रात उनसे मिलने जा रहा है। अब क्योंकि वो उनसे मिलने पहली बार जा रहा है, तो वो खाली हाथ तो नहीं जा सकता था, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। उसने मिर्जा साहब से महेश कुमार के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया था कि वो एक अच्छे कवि और लेखक होने के साथ साथ बहुत अच्छी कैलीग्राफी भी करते हैं। उनके पास कैलीग्राफी पेन का एक खजाना है और वो उन्हें बहुत प्यारा है। इसीलिए राहुल ने भी सोचा कि क्यों ना उन्हें एक और पेन गिफ्ट किया जाए। एफसी रोड पहुंचने के बाद राहुल ने कुछ गिफ्ट खरीदे और उसके बाद राहुल सीधे महेश कुमार के घर के लिए निकल गया। कार को एक खाली जगह पर पार्क करके अपने बाएं हाथ में गिफ्ट और दाएं हाथ में सोना का हाथ पकड़कर राहुल सीधे 11 नंबर की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? सोना राहुल की तरफ देखते हुए पूछती है। राहुल बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहता है, बेटा पापा आपको एक दादाजी से मिलाने ले जा रहे हैं। दादाजी? सोना अपना सर ऊपर उठाती है। मतलब पापा के भी पापा? अरे नहीं, राहुल हंसते हुए कहता है, ये बहुत अच्छे दादा हैं और ये दादाजी तो कैलीग्राफी भी कर लेते हैं। कैलीग्राफी? सोना की आंखें चमक उठती हैं। पापा, सोना को भी कैलीग्राफी आती है। रितु आंटी भी कैलीग्राफी कर सकती हैं। वैसे सोना को रितु आंटी ने कैलीग्राफी सिखाई थी। सोना को भी कैलीग्राफी करनी आती है? राहुल सोचने लगता है कि इस नन्ही सी जान के पास भी उससे छुपाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ पापा, हाँ। सोना अपनी आंखें और अपना सर इधर उधर हिलाने लगती है। मैं अपना नाम लिख सकती हूँ, अपनी मम्मी का नाम लिख सकती हूँ, रितु आंटी का नाम लिख सकती हूँ और रोहिणी आंटी का नाम भी लिख सकती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको पापा का नाम लिखना नहीं आता है ना? अरे, सोना बेचारी एकदम से अटक जाती है। पापा आप तब थे नहीं ना, तो मुझे रितु आंटी ने आपका नाम सिखाया ही नहीं। ये सुनकर राहुल हंसने लगता है। सोना उसे देखती है और कहती है, सॉरी पापा। राहुल रुककर उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, अरे कोई नहीं बेटा, आप सॉरी मत बोलो। आई एम सॉरी जो मैं आपकी जिंदगी में इतनी लेट आया। फिर राहुल सोना के सिर पर हाथ रखकर शाबाशी देकर कहता है, मैं तुम्हें दादाजी के घर लेकर जाता हूँ। अब तुम्हें दादाजी सिखाएंगे कि पापा का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है? ठीक है। सोना खुशी से ताली बजाने लगती है और वो कूदने लगती है। मैं हमारे नाम लिख दूंगी और घर पर किसी खास जगह पर उन्हें रख दूंगी। राहुल सोना के साथ हंसते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद राहुल बिल्डिंग 11 यूनिट 3 पर पहुंच जाता है। दरवाजे की घंटी बजती है और थोड़ी ही देर में एक दुबला सा बूढ़ा आदमी जो लगभग अपनी 60 की उम्र में होगा, अपने सफेद बालों और भोले से चेहरे के साथ दरवाजा खोलता है। जब वो राहुल को देखता है तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। महेश कुमार का ऐसा रिएक्शन होगा, राहुल ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। वो मुस्कुराता है और कहता है, हेलो मिस्टर महेश कुमार। हेलो, आप राहुल हैं? मिस्टर राहुल है ना? महेश कुमार बूढ़े हो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने अपने आप को अपडेटेड रखा था। वो हर चीज के बारे में जानते थे, चाहे वो चीज आज की हो या पुरानी। जैसे राहुल इस जमाने का काफी पॉपुलर स्टार है और महेश कुमार बुजुर्ग होने के बावजूद उसे जानते हैं। महेश जी का सवाल सुनकर राहुल ने हामी भरी। जी, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी।
अरे कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है। ये बोलते हुए महेश कुमार बार बार हाथ मिलाए जा रहे थे। मैंने आपके गाने सुने हैं और आपका वो गाना भी सुना है, राग शिवरंजनी वाला, जो आपने अपने रूममेट के लिए लिखा था। वो काफी बढ़िया था। गाने के बोल काफी क्लासिकल थे। सुनकर मानो पुराने जमाने की याद आ गई। और उस गाने ने तो हमारी संस्कृति को भी प्रमोट किया है। ये बहुत अच्छी बात है। महेश कुमार ने राहुल की तारीफ की। राहुल मुस्कुराया और सोना के नन्हे हाथों को पकड़ते हुए कहा, बेटा दादाजी का आशीर्वाद लो। सोना राहुल के पीछे छिपी हुई थी। जब उसने अपने पापा की आवाज सुनी तो उसने धीरे से अपना सर बाहर निकाला और महेश कुमार को हेलो कहा। दादाजी हेलो, मेरा नाम सोना है। हेलो बेटा। महेश कुमार बहुत ही प्यार से मुस्कुराने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बच्चे काफी पसंद हैं। राहुल, क्या आपकी नन्ही सी बेटी सोना यही है जो गाने में आपका साथ भी देती है? ठीक उसी वक्त कमरे से एक मीठी आवाज आती है और उसके साथ साथ एक मिडिल एज की औरत चलते हुए इनकी ओर आने लगती है। महेश कुमार पीछे मुड़ते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं, इनसे मिलो। ये है मेरे नए दोस्त राहुल और ये है मेरी धर्मपत्नी गायत्री, और हाँ, एक पेंटर भी हैं। राहुल और सोना भी गायत्री को हेलो बोलते हैं। तो कैसी होगी राहुल की महेश कुमार से मुलाकात? क्या सोना सीख पाएगी महेश कुमार से अपने पापा का नाम लिख पाना? वहीं दूसरी ओर मोहन और कपिल ने राहुल के खिलाफ आखिर क्या प्लान बनाया है? इस प्यारी सी कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपनी पत्नी गायत्री का परिचय देते हुए महेश ने आगे कहा, ये एक पेंटर है। इनकी पेंटिंग की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इनकी बेहतरीन पेंटिंग्स को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तुम्हें गायत्री की पेंटिंग्स बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी में भी देखने को मिलेंगे। गायत्री देवी लगभग 50 साल की हैं। वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही दयालु और कोमल है। वो अपने पेशे में बहुत माहिर हैं और काफी फेमस भी हैं। कौन सा राहुल? गायत्री देवी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। फिर अचानक उन्हें याद आया और वो बोली, तुम राहुल हो? ओ माय गॉड राहुल, जो इतने अच्छे गाने गाते हैं। मैं तुम्हारे सारे गाने सुनती हूँ। मुझे वो सब गाने दिल से पसंद हैं। तुम्हारे गाने के हर शब्द में एक सुंदर और गहरी भावना है जो सुनने वाले के दिल को छूती है। न जाने मैंने कितनी बार तुम्हारे गाने सुने हैं और हर बार मुझे उनमें एक अलग भाव देखने को मिलता है। तुम्हारी सोच सच में बहुत गहरी है बेटा, जिसकी वजह से हम भी अपनी सोच की गहराई में डूब जाते हैं। राहुल ने सर हिलाया और कहा, जी गायत्री देवी, मैं वही राहुल हूँ। वैसे आपके इन कीमती शब्दों के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच भी नहीं सकते कि ये शब्द मुझे कितनी तसल्ली दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतर पाऊं। गायत्री देवी ने उत्साह से कहा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप यहाँ महेश से मिलने आए हैं? जी हाँ। राहुल ने सर हिलाया और अपने बैग से एक अलग और सुंदर पेन निकाल कर महेश कुमार को दिया और कहा, ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे आपके लिए क्या खरीदना चाहिए था, पर मैंने सुना है कि आप अच्छी कैलीग्राफी करते हैं, इसीलिए मैंने ये खास पेन आपके लिए खरीदा। मिस्टर महेश, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? महेश कुमार ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और ला सकता हूँ। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया कि मुझे आपके लिए किस तरह का गिफ्ट लेना चाहिए, राहुल ने कहा। तभी गायत्री देवी ने तुरंत पेन अपने हाथ में लिया और कहा, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता था। आपको इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गायत्री ने महेश की तरफ देखकर कहा, अब आप इन्हें अंदर भी बैठाएंगे या यूं ही खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? महेश कुमार ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, थैंक यू सो मच राहुल। इतने में सोना के चेहरे को छूते हुए गायत्री देवी ने कहा, ओह ये छोटी बच्ची तो सोना है। सच में ये बहुत सुंदर दिखती है। आंटी आप भी बहुत खूबसूरत हो। सोना ने तुरंत अपनी प्यारी सी आवाज में गायत्री देवी को जवाब दिया। इतनी छोटी सी लड़की कितनी प्यारी बातें करती है। गायत्री देवी हंसने लगी। फिर उन्होंने नीचे झुकाकर सोना के चेहरे पर प्यार भरी चुटकी ली और कहा, आप मुझे आंटी नहीं कह सकते। मैं 60 साल की हो गई हूँ, तो तुम मुझे दादी कहकर बुलाओ। सोना ने काफी देर तक गायत्री देवी के चेहरे को देखा और फिर संदेह से कहा, लेकिन आंटी आप तो सिर्फ 40 साल की दिखती हैं। मैं आपको दादी क्यों कहूँ? अरे बेटे
इस बार गायत्री देवी और भी ज्यादा खुशी से हंसने लगी और फिर राहुल से बोली, राहुल, तुम्हारी बेटी वास्तव में बहुत प्यारी है। सभी लोग सोना की प्यारी सी बात पर जोर जोर से हंसने लगे थे। तभी राहुल ने गायत्री से कहा, वैसे सोना ने जो कहा था वो भी सच है। इसी बीच महेश कुमार ने दरवाजा बंद किया और कहा, चलो मिस्टर राहुल, अंदर बैठते हैं। अरे प्लीज आप इतना फॉर्मल ना हो, मुझे सिर्फ राहुल कहकर बुलाइए, राहुल ने रिक्वेस्ट की। आपका बॉस जब आपसे इतना पोलाइट होकर बात करे तो समझ जाओ कि वो आपको जल्दी ही निकालने वाले हैं। अंदर से रमन कुमार की आवाज आई। राहुल हैरान होकर देखने लगा। रमन भारतीय राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और वो और महेश पुराने जानकार हैं। जब वो छोटे थे तब दोनों एक चैरिटी पार्टी में मिले थे। तब से ये दोनों गहरे दोस्त बन गए और ये दोस्ती 30 साल से चली आ रही है। आप और रमन प्रसन्ना सर एक दूसरे को जानते हैं? राहुल ने हैरान होकर पूछा। महेश कुमार एक पल के लिए चुप हो गए, फिर वो हंसे और बोले, मैंने कल तुम्हें लाइव टेलीकास्ट रूम में देखा। रमन ने ही मुझे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया और कहा कि तुम्हें घर पर इनवाइट करूं ताकि हम दोनों तुमसे मिल सकें। रमन और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। अब तुम खड़े भी रहोगे या बैठोगे भी? आओ आओ अंदर आओ और बैठो। जी आप जहाँ कहेंगे मैं वहां बैठ जाऊंगा। राहुल ने सर हिलाया और महेश कुमार के पीछे पीछे कमरे में चला गया। महेश कुमार का घर साधारण सा बना हुआ है। घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन घर के अंदर की सजावट बहुत सादा और सुंदर है। राहुल ने नजर घुमाते हुए घर को देखा और मन ही मन में सोचने लगा, इतने फेमस इंसान का इतना सादा जीवन, इतना छोटा और सादा घर। पहली मंजिल पर बने कमरे में एक कपड़े का सोफा, साथ में 2 छोटी कुर्सियां हैं और एक छोटी कॉफी टेबल है। सोफे के सामने दीवार पर एक LCD टीवी लगा हुआ है और दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक घड़ी भी टंगी हुई है। लिविंग रूम की सफेद दीवारों पर कुछ लैंडस्केप पेंटिंग्स और पेंट से लिखे लेख अच्छे तरीके से लटकाए गए हैं। गायत्री देवी और महेश कुमार के स्टेटस का अंदाजा उनके इस लिविंग रूम में रखे अवार्ड्स को देखकर लगाया जा सकता है। ऊपर चढ़कर दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों के नीचे बुक शेल्फ का एक सेट है। बुक शेल्फ सीढ़ियों के आकार में है और ऊपर से नीचे तक 300 से ज्यादा किताबें हैं। सभी किताबें एक क्रम में जमी हुई हैं और साथ ही में किताबों के टाइटल की एक लिस्ट भी लगी हुई है। देखा जाए तो कोई पुस्तक प्रेमी ही अपनी किताबों को इतने अच्छे से जमा कर रख सकता है। घर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेश और गायत्री देवी उस तरह के कपल हैं जो लिखना और पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। शायद लिखने और पढ़ने की एक जैसी आदत ने उनके इस रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है। गायत्री देवी ने राहुल और सोना को बैठने के लिए कहा, अरे राहुल, सोना बेटा जल्दी से बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम क्या पीना चाहती हो सोना, दूध, चाय या फिर फ्रूट जूस? तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। गायत्री देवी राहुल से पहले सोना के लिए फिक्रमंद थी। राहुल ने झिझकना बंद किया और कहा, गायत्री देवी जी प्लीज मेरे लिए 1 कप ब्लैक टी और 1 गिलास फ्रूट जूस सोना के लिए। ठीक है वेट। मैं यूं गई और यूं आई, गायत्री देवी ने जवाब दिया और वो किचन की तरफ चली गई। तभी महेश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे राहुल क्या बढ़िया बात है कि तुम आज यहाँ आए। तुम्हारा गाना परियों का शहर बहुत अच्छा है। मेरी पोती को तो ये बहुत पसंद है। सच में? राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यहाँ आने से पहले वो अपनी पहचान को लेकर थोड़ा उलझन में था कि क्या महेश जी उसे सच में पहचान गए हैं या नहीं। महेश कुमार ने आगे कहा, बिल्कुल, तुम्हारे सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं और वो गाना तो मेरा बहुत पसंदीदा है जिसे आपने कल सोना के साथ गाया था। बड़ा ही मजेदार गाना था वो। महेश जी क्या आप जानते हैं कि राहुल का गाना उसी की लिखी नॉवेल से मिलता जुलता है? रमन ने हंसते हुए कहा। तभी रमन का फोन बज उठा। जी हाँ, मुझे याद है कि मेरी अपॉइंटमेंट आज रात की है। हाँ ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। फोन रखने के बाद रमन ने कहा, चलिए महेश, मुझे अर्जेंट काम से निकलना होगा, मैं आप सबसे जल्दी ही मिलता हूँ। इतना कहकर रमन जाने लगते हैं। अरे गायत्री, रमन जा रहा है, महेश ने आवाज दी। तभी गायत्री देवी अंदर से आती हैं। अरे पर आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे भाभी, मैं तो लंबे टाइम के लिए आया था, लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया है, इसीलिए जाना पड़ेगा। इतना कहकर रमन प्रसन्ना दरवाजे तक पहुंचे और पलटकर सबसे बाय कहकर बाहर निकल गए। उनके जाते ही गायत्री देवी वापस किचन में चली गईं। क्या तुमने कोई नॉवेल भी लिखा है? मतलब क्या तुम मुझे अपने लिखे किसी उपन्यास के बारे में बता सकते हो? और वैसे उस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा तुम्हें कहाँ से मिली है? और ये तुमने कब लिखा? क्या इसे लिखने में किसी ने तुम्हारी मदद की? महेश कुमार की अचानक दिलचस्पी बढ़ गई, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ और वो बोले, ओह आई एम सॉरी, मैंने एकदम से इतने सवाल पूछ लिए।
लेकिन राहुल ने बिना किसी भाव के कहा, ये उपन्यास हिस्टोरिकल घटना पर आधारित है और मुझे वहीं से इसकी प्रेरणा मिली है। पौराणिक कथाओं और कहानियों से भी मैंने प्रेरणा ली है और मैंने इसे लिखने में किसी की भी हेल्प नहीं ली है। पुरानी कथाओं के बारे में एक उपन्यास? महेश की भौहें तन गईं। वो इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दोबारा राहुल से पूछा, क्या आप मुझे इसके बारे में खुलकर बता सकते हैं? देखिए, मैं अगर आपको इस उपन्यास के बारे में सब कुछ बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर फिर भी कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट किस्से मैं आपको बताता हूँ। राहुल ने कुछ नहीं छुपाया और सीधे उपन्यास के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सोना ने भी अपने छोटे छोटे कान खड़े कर लिए और उपन्यास के बारे में सुनने लगी। कमरे में मौजूद महेश कुमार और सोना राहुल पर नजर गड़ाए बैठे हैं। राहुल बोलता रहा और वो दोनों ध्यान से सुनते रहे और यूं ही समय बीतता रहा। राहुल को कहानी सुनाते सुनाते लगभग आधा घंटा हो गया था। इसी बीच गायत्री देवी भी वहां आ गईं और उनकी नजर घड़ी पर पड़ी। 7:30 बज चुके थे। गायत्री देवी अचानक उठी और कहने लगी, महेश, जरा घड़ी पर नजर डालिए, 7:30 बज चुके हैं। सोना और राहुल को भूख लगी होगी, उन्हें खाना भी खाना है, फिर अपने घर भी जाना है। छोटी बच्ची के साथ देर रात घर के लिए निकलना भी सही नहीं है। महेश अभी भी पुरानी कथाओं में ही डूबे हुए थे और खुद को बाहर नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन गायत्री देवी की बात सुनकर उन्हें थोड़ी देर के लिए होश आया। दीवार पर टंगी घड़ी को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए उन्होंने भौएं चढ़ाई और कहा, अरे राहुल, तुम्हारी कहानी सुनते सुनते तो बहुत देर हो गई। गायत्री सही कह रही है, समय का पता ही नहीं चला। मुझे कुछ खास भूख नहीं थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर हाँ, छोटी बच्ची को तो भूख लगी होगी ना, मुझे माफ करना। गायत्री, तुम जाकर खाना परोसो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसी समय राहुल के मोबाइल फोन की घंटी बजी। राहुल ने फोन उठाया, लेकिन तभी महेश कुमार बोले, ओ राहुल, अब मैं स्टडी रूम में जाऊंगा। महेश कुमार जी, प्लीज रुकिए। राहुल ने फोन बंद किया। फिर वो पलटा, धीरे से खांसा और बोला, क्या रमन सर ने वास्तव में आपको नहीं बताया कि मैं लेखक राहुल हूँ? जैसे ही महेश कुमार मुड़े तो कड़कने की 2 बार आवाज आई। महेश कुमार की हरकत तुरंत रुक गई और उनके हाथ से उनका फोन फिसलकर जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि इस समय सब कुछ रुका हुआ है। सोना एक पल के लिए जम गई, फिर उसकी नजर महेश कुमार पर पड़ी। राहुल और सोना ने साथ में महेश कुमार को देखा, क्योंकि कड़कने की आवाज दोनों ने साफ साफ सुनी थी, जो कि महेश की आधी मुड़ी हुई कमर से आई थी। सोना डर के मारे खड़ी हो चुकी थी। राहुल को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने दौड़कर महेश कुमार को पकड़ लिया। वहीं कराते हुए महेश कुमार बोले, ओह, मेरा पुराना कमर दर्द, ये मुझे लगभग मौत के घाट उतार देता है। आह, ये दर्द असहनीय है। थोड़ी देर तक महेश अपने होश खो बैठे थे। उन्हें भी कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपनी कमर को पकड़ रखा था और दर्द में अपने शरीर को झुका रखा था। महेश की चीखें सुनकर गायत्री देवी बाहर आ गईं और जल्दी से महेश को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। बड़ी सावधानी से उन्होंने महेश कुमार को संभाला और राहुल की मदद से धीरे धीरे उन्हें सोफे पर वापस बैठने में मदद की। महेश कुमार दर्द से अपने आप पे कंट्रोल खो बैठे थे। गायत्री देवी ने पानी का ग्लास लिया और महेश कुमार को पिलाया। अब गहरी लंबी सांस लीजिए। राहुल, प्लीज तुम इनके पास रहना, मैं अभी इनकी दवा लाती हूँ। इतना कहकर गायत्री दवा लेने चली गई। राहुल ने महेश का हाथ पकड़ा हुआ था। गायत्री देवी दवा लेकर आई और महेश कुमार की पीठ पर मलने लगी। इससे आपको जल्द ही आराम मिल जाएगा। अब आप आराम से लेट जाइए और अपना ध्यान दर्द पे से हटाने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर गायत्री देवी पास की कुर्सी पर बैठ गईं। वहीं राहुल की बात अब अधूरी रह गई थी। क्या राहुल सच में कोई उपन्यास लिख रहा है? और आखिर रमन प्रसन्ना को राहुल के नॉवेल के बारे में कैसे पता चला? आखिर महेश कुमार राहुल से इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब क्या मोड़ लेने वाली है राहुल और महेश की मुलाकात? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ रुक सा गया है। महेश कुमार धीरे धीरे खुद को संभाल रहे हैं। दिन भर गायत्री देवी ने सबसे ज्यादा महेश कुमार और राहुल की बातें सुनी। उन सभी बातों का असर कुछ यूं हुआ कि गायत्री देवी भी राहुल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो उठी। अब राहुल की 2 पहचान के बारे में सुनकर गायत्री देवी स्वाभाविक रूप से हैरान रह गई थीं। इस समय सोना का छोटा सा चेहरा अजीबोगरीब था। वो थोड़ी उलझन में थी और मन में खुद से ही बातें कर रही थी। नए दादा और दादी को क्या हुआ? पापा तो राहुल ही हैं, ये तो सब जानते हैं, फिर ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? शायद मैं बच्ची हूँ तो उनकी बातें समझ नहीं पा रही हूँ। गायत्री देवी और महेश कुमार की सवाल भरी निगाहों से बचकर
राहुल ने अपना मुंह नीचे कर लिया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मैं ही दोनों राहुल हूं, लेखक राहुल भी और सिंगर भी। राहुल का हाँ में जवाब सुनकर महेश कुमार ने स्तब्ध चेहरे से उसे देखा और कहा, ये वास्तव में है। पहले मैं बहुत हैरान था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राहुल दो नहीं बल्कि एक ही आदमी है, लेकिन अब मुझे कोई हैरानी नहीं है। राहुल ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मिस्टर महेश, मुझे सच में माफ करना। किसी कारण से मेरी पहचान अभी तक सबको बताई नहीं जा सकती है, इसीलिए मैं इसे केवल एक ही राहुल के रूप में दिखा सकता हूँ। महेश कुमार ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ। तुम्हारी पॉपुलैरिटी को देखते हुए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अगर तुम्हारी पहचान फिर से राहुल के रूप में ही आती है तो तुम्हें कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। महेश कुमार ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही और सटीक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा होना मुमकिन है। राहुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले से ही फेमस है। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो उससे जलते हैं और नफरत करते हैं। अब बहुत से लोग हो सकते हैं जो गुप्त रूप से राहुल को कैसे बदनाम करना है इसी ताक में बैठे हों। राहुल की पहचान सबके सामने आने से लोग उसे निशाना बनाएंगे और कुछ लोग बेवजह उसे दोषी साबित करने में लगे रहेंगे। हालांकि राहुल मुसीबत से डरता नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन उसके लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। तभी गायत्री देवी ने कहा, क्या आपकी कमर में दर्द थोड़ा कम हुआ? अगर आपको ठीक लग रहा हो तो मैं खाना सर्व कर दूं। राहुल सोना, आओ हम लोग भी खाना खाएं, फिर तुम्हें देर हो जाएगी। महेश कुमार ने बेचैन चेहरे के साथ कहा, आप लोग खाना खा लीजिए। मेरी कमर दर्द एक पुरानी समस्या है, इसलिए मैं पहले थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मुझे भूख भी नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है? हम सबको तो बहुत भूख लगी है। चलिए आप रेस्ट कीजिए, हम अभी खाना खाकर आते हैं। गायत्री देवी ने सोना का छोटा सा हाथ लिया और सभी डाइनिंग हॉल की ओर चलने को तैयार हुए। चलो राहुल, खाने के लिए आओ, महेश को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। गायत्री देवी ने थोड़े गुस्से में कहा। महेश कुमार समझ गए थे कि गायत्री देवी नाराज हो गई हैं। महेश कुमार ने अपनी कमर को सहारा दिया और बोले, मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। और कदम दर कदम डाइनिंग हॉल की ओर चल दिए। महेश कुमार ने गायत्री देवी को छेड़ते हुए कहा, राहुल, क्या तुम्हारी पत्नी भी ऐसी ही हैं? क्या वो भी तुम पर हमेशा हुक्म चलाती हैं? गायत्री देवी ने उन्हें घूर कर देखा और शरारत भरी मुस्कान दी। राहुल ने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ाए और महेश कुमार के पास जाकर कहा, महेश जी, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके और गायत्री देवी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरे बीच का रिश्ता भी आप लोगों जैसा हो, और मैं तो ये भी चाहूंगा कि वो भी गायत्री देवी जैसी हो, कोमल, मधुर और समझदार। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। महेश कुमार एक पल के लिए रुके और फिर बोले, राहुल, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? तो फिर सोना की माँ? ओह, आई एम सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। सोना की माँ तो है, लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं रहती है और मैं अभी उसका नाम आपको नहीं बता सकता हूँ। आप यंग जनरेशन, आप वास्तव में बहुत कुछ सीक्रेट रखना पसंद करते हो। महेश कुमार ने बुद्धिमानी से इस मामले के बारे में पूछना बंद किया और बोले, चलो मेरे साथ एक अच्छी ड्रिंक लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही वाइन और खाने की चीजें रखी हुई थी। हालांकि टेबल पर कोई भी नॉन वेज और सी फूड नहीं थे, ना ही कोई महंगी डिश थी। बस कुछ घर के खाने जैसी डिशेस थी। वो डिशेस रंग, खुशबू और स्वाद से भरी हुई थी, जो इन सबको बहुत उत्साहित कर रही थी। गायत्री देवी ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। ये लो मेरी प्यारी बच्ची, अच्छा बताओ तुम क्या क्या खाना चाहती हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। अरे राहुल, यहाँ आओ, इसे खाकर बताओ, ये तुम्हारी आंटी की खास डिश है। इतना कहकर महेश कुमार ने पहले राहुल को खाना सर्व किया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने 30 सालों से तुम्हारी आंटी के हाथ का बना खाना खाया है, पर फिर भी मैं इससे कभी बोर नहीं हुआ हूँ। महेश, आप इतने बातूनी कब से हो गए हैं? गायत्री देवी ने उन्हें बीच में टोका। महेश कुमार नजर चुरा के फिर से गायत्री देवी को देखने लगे। गायत्री देवी सोना के बगल में बैठी हुई थी और सोना की देखभाल कर रही थी। वो सोना को देखकर बोली, क्या आपने सोना से सीखा नहीं? देखो ये कितनी शांति से अपना खाना खा रही है। महेश कुमार ने गुस्से का नाटक किया और कहा, अरे तुम्हें मेरी बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता? ठीक है, मैं बात करना ही बंद कर देता हूँ। अरे महेश, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। राहुल और सोना अभी भी यहाँ पर हैं, आप मजाक में कुछ भी बोलते हैं। गायत्री देवी शर्मा गई और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुझे खुशी है कि राहुल आज यहाँ है, इसीलिए आज हम थोड़ी ड्रिंक करना चाहेंगे। राहुल, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक लेना चाहोगे? महेश कुमार ने उत्सुकता से कहा।
महेश कुमार की आंखें चमक उठी। उन्होंने टेबल पर से वाइन का एक छोटा सा जार उठाया और कहा, राहुल, ये एक खास वाइन है जिसे मैंने 20 साल से नहीं पिया है। शायद आज ही के दिन के लिए मैंने इसे संभाल कर रखा था। महेश कुमार के शब्दों को सुनकर राहुल थोड़ा हैरान था और थोड़ा उत्साहित भी। महेश जी, आप भी मुझे करने दें। इतना कहकर अपना सिर हिलाते हुए राहुल ने महेश कुमार के हाथ से वाइन की बोतल ली, उसे खोला और फिर राहुल ने वाइन को ग्लास में डाला। राहुल ने 2 छोटे गिलास वाइन से भरते हुए कहा, ये लीजिए महेश जी, आपका गिलास। दोनों गिलास को उठाकर चीयर्स करते हैं। पहला घूंट पीते ही राहुल की आंखें चमक उठी और उसने कहा, महेश जी, आप सही कह रहे थे, ये सच में लाजवाब है। मैंने इतनी अच्छी वाइन कभी नहीं पी। बस, महेश कुमार जोर से हंस पड़े। चलो चलो, अब इसे धीरे धीरे पियो, इसका असली मजा तो धीरे धीरे पीने में ही है। ठीक है। राहुल ने अपना गिलास उठाया और पीना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों के बीच वाइन पीने का कंपटीशन शुरू हो गया था। आखिरकार ये वो मीठी वाइन थी जो 20 सालों से अलमारी में थी। न केवल वाइन खुशबू से भरपूर थी, बल्कि स्वाद में भी बहुत अच्छी थी। हालांकि वाइन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। महेश कुमार की उम्र के बावजूद भी उनकी वाइन पीने की कैपेसिटी बहुत थी। 2 गिलास वाइन पीने के बाद भी वो अभी भी और पी रहे थे। वहीं गायत्री देवी सोना की देखभाल कर रही थीं। अगर इन दोनों आदमियों से सोना के खाने पीने का ध्यान रखने की उम्मीद की जाती तो सोना तो आज भूखी ही रह जाती। दादी माँ, ये खाना बहुत ही अच्छा है। वैसे तो पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर मैंने ऐसा अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। पापा, क्या आप दादी माँ से खाना बनाना सीख सकते हैं? सोना ने खाना खाते खाते कहा। सोना की बातें सुनते ही सब हंस पड़े। राहुल भी सोना की इस शरारती बात पर रह रहकर हंस रहा था। क्यों नहीं, मैं मेरी सोना के लिए ये सारी रेसिपी सीख सकता हूँ। गायत्री देवी जी, प्लीज आप मुझे सोना के लिए ऐसी अच्छी कुकिंग सिखा सकती हैं? सोना सही कह रही है, ये खाना सच में लाजवाब है। क्यों नहीं, मैं कल से ही तुम्हारी कुकिंग क्लास शुरू कर देती हूँ। गायत्री देवी ने ठहाका लगाते हुए कहा। पूरे घर का माहौल अच्छा और खुशनुमा हो गया था। रात के खाने के दौरान राहुल, सोना, महेश कुमार और गायत्री देवी के बीच का रिश्ता और बेहतर होता गया। महेश कुमार और गायत्री देवी राहुल और सोना को पसंद करने लगते हैं। सोना का व्यवहार बहुत अच्छा है और उसकी बातें उससे भी मीठी होती हैं। रात का खाना खत्म होते होते दोनों वास्तव में सोना को अपनी पोती मानने लगते हैं। सोना को 2 और दयालु बुजुर्ग लोगों का प्यार मिल रहा है। राहुल स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हो रहा था। रात के खाने के बाद गायत्री देवी सोना को कैलीग्राफी और पेंटिंग सिखाने के लिए ऊपर स्टडी रूम में ले गईं, जबकि राहुल और महेश कुमार लिविंग रूम में ही रहे। ओ राहुल, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। सोफे पर बैठे महेश कुमार ने अपनी कमर को धीरे से दबाया और कहा, तुम ही दोनों राहुल हो, बेइंतहा टैलेंटेड। तुम न केवल गीत और संगीत लिखने में अच्छे हो, बल्कि ऐसी अच्छी परिकथाएं और कविताएं भी लिख सकते हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम इस सदी के एकमात्र जीनियस हो। अरे महेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? राहुल में इस बात को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी। महेश कुमार ने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा और कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हारी इतनी तारीफ नहीं करूंगा। अच्छा राहुल, मेरे लिए उठकर चलना थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कॉफी टेबल के नीचे की दराज खोलकर कुछ सामान ला दोगे? जैसा महेश कुमार ने कहा, राहुल ने दराज खोली और उसमें एक फोल्डर, इंक पैड का एक बॉक्स और अंदर एक पेन था। उसने सारा सामान महेश कुमार के आगे लाकर रख दिया। उस फोल्डर में पुणे राइटर्स एसोसिएशन और भारतीय राइटर्स एसोसिएशन में शामिल होने के लिए कई अपॉइंटमेंट फॉर्म थे। इन 2 एसोसिएशन के मेंबरशिप कार्ड और पुणे राइटर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी था। महेश कुमार ने फोल्डर की ओर इशारा किया और कहा, तुम ये अपॉइंटमेंट फॉर्म भरो और अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछो। अच्छा। राहुल ने सिर हिलाया और फोल्डर खोला। उस फोल्डर में कुछ एप्लीकेशन फॉर्म थे जो कि सभी एक जैसे थे। नेम, होम टाउन, डेट ऑफ बर्थ आदि के अलावा और कुछ भी नहीं। राहुल ने इस तरह के कई फॉर्म भरे हैं। ये फॉर्म भी उसने जल्दी ही भर दिया। महेश कुमार ने एक लेटर की तरफ इशारा किया और राहुल को उठाने के लिए कहा। राहुल ने लेटर उठाया और उसे खोला और देखा कि उसमें लिखा था, मिस्टर राहुल, आपको पुणे राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा पुणे राइटर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। उस पर एक स्टील की मोहर भी है। महेश जी, मैं डायरेक्टर बनने के योग्य नहीं हूँ। राहुल ने अपॉइंटमेंट लेटर नीचे रख दिया और आगे कहा, और मेरे पास पुणे राइटर्स एसोसिएशन को संभालने के लिए इतना टाइम भी नहीं है। इसीलिए आपको डायरेक्टर के लिए किसी ज्यादा क्षमता वाले व्यक्ति को चुनना चाहिए। महेश कुमार की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, तुम योग्य नहीं हो तो फिर कौन योग्य है? तुम्हारे पास साहित्य की दुनिया के लिए पर्याप्त टैलेंट है।
किसी और चीज की हमें जरूरत नहीं है। असल बात क्या है तुम खुलकर मुझे बता सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि डायरेक्टर की पोस्ट बहुत छोटी है? तुम्हें वाइस चेयरमैन दे दें? क्या तुम इस पोस्ट पर काम करना चाहते हो? अचानक से आए इस ऑफर को देखकर राहुल सोच में पड़ गया। राहुल ने बार बार अपना हाथ हिलाया और कहा, जी नहीं, मैं डायरेक्टर के पद से ही बहुत खुश हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में काम आने वाली कुछ तस्वीरें मेरे पास नहीं है, मैं उन्हें आपको बाद में भेजूंगा। कोई बात नहीं, महेश कुमार ने कहा, तुम आराम से अपने फोटोज भेज सकते हो। और तो और ऐसा भी कर सकते हो कि मेरे कंप्यूटर पर अपने सोशल मीडिया से फोटो निकाल कर मेरे प्रिंटर से प्रिंट कर लो। राहुल वैसे तो अभी भी यही सोच रहा था कि वो ये जिम्मेदारी उठा भी पाएगा या नहीं, इसीलिए उसने इन्हें फिर से कहा, नहीं नहीं, मैं आपको ये जल्दी भेज दूंगा। राहुल ऐसा अभी इसलिए नहीं कर रहा था ताकि उसे सोचने के लिए और भी टाइम मिल जाए। महेश कुमार ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या नॉवेल लिख रहे हो? भाई उसके बारे में अब तो बता दो। जी। राहुल ने लंबी सांस ली। दरअसल ये मेरा नया नॉवेल होगा जिसका नाम होगा सिंदबाद द सेलर। ये एक एडवेंचर की कहानी होगी जिसे अपनी यात्रा के दौरान बहुत अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस होंगे। राहुल की बातें सुनकर महेश कुमार को सुकून मिलने लगता है। दरअसल मिस्टर महेश को कहानियों से इतना प्यार है कि वो अपना पूरा दिन कहानियों के बीच बिता सकते हैं। वो राहुल की कहानी ध्यान से सुनने लगते हैं। तो क्या राहुल पुणे राइटर्स एसोसिएशन का डायरेक्टर बनेगा? क्या वो मिस्टर महेश का ऑफर एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।